एंड आज हम डिस्कस करेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन. सो हैप्पी बर्थडे टीना, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेआरएफ एंड फ्यूचर अहेड. जी आई एम गुड. चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं डाउट क्लियरिंग क्लास. थोड़े से डाउट है, पहले हम डाउट करेंगे. समझ लीजिए पहले हम क्या क्या करेंगे. फर्स्टली वी विल डू डाउट्स एंड देन थोड़ा सा टीचिंग का पार्ट बचा है वो, एंड देन हम आईसीटी करेंगे. ठीक है. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल बी डूइंग टुडे. सो रश्मि ने पूछा है की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर में क्या डिफरेंस है. देखो की बिहेवियर होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहेवियर. बिहेवियर शब्द का मतलब है कि जो कार्य हो रहा है. ठीक है. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये ड्यूरिंग टीचिंग काम आते हैं. सो ड्यूरिंग टीचिंग में क्या होता है, टीचर का टीचिंग स्टाइल, उसका अपने सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस, उसका पढ़ाने का तरीका. ठीक है. तो ये सारी चीजें आती हैं. जबकि जो हेल्पिंग बिहेवियर है मतलब वो कैसे क्लियर कर सकता है टीचर कंसेप्ट्स, ये सब जो कि स्टेप बाय स्टेप टीचिंग है ना, समझाना अच्छे से. हेल्पिंग बिहेवियर जो टीचर को हेल्प करते हैं, जैसे कि क्लास में आने से पहले प्लानिंग करना, क्लास में आने से पहले स्ट्रक्चर बनाना. अब ड्यूरिंग द क्लास में ये पोर्शन हो जाएगा. उसके बाद क्लास में पढ़ाने के बाद आएगा, भी ये बिफोर क्लास था. अब आफ्टर टीचिंग हो जाएगा ये. इस कार्य इसके बीच में की बिहेवियर आएंगे, समझे. आफ्टर टीचिंग क्या हो जाएगा, टीचर अब क्वेश्चन पूछे लर्नर से, क्या ले लर्नर से क्वेश्चन पूछ के इन्वेस्टिगेट करे, प्रॉब करे. प्रॉब शब्द का मतलब ही इन्वेस्टिगेट करना होता है. उनके आइडियाज को यूज करे. सो इससे पता चलता है कि लर्नर ने क्या पूछा है, मैं नेक्स्ट टाइम में कराती हूँ. जैसे कि क्लास के बीच में जब वो टॉपिक नहीं चल रहा था तब भी शम्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे मेरे से कि मैम ये बाइनरी क्यों नहीं हुआ, 8 क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ, 8 क्यों हुआ. तो मैंने ये कहा था जब डाउट क्लियरिंग क्लास आएगी मैं तब बढ़ाऊंगी. तो आज मैं डाउट क्लियरिंग क्लास है, मैंने दिमाग में रखा, फिर मैं लेके आई. ऐसा करके क्या होता है कि हम ड्यूरिंग द क्लास फिर फ्लो नहीं छोड़ते. हम लर्नर्स के जो आइडियाज है, लर्नर ने जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो तब यूज करते हैं जब नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मुझे प्लानिंग में ये सब हेल्प करे. वो हेल्प किया आज का लेसन बनाने के लिए. समझ आई. यस. सो ऐसी असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर डिफरेंट सेम कैसे हो जाएगा जब ये तीनों अलग अलग हैं. जो असेंबलर है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर. असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज, एक्चुअली ये दोनों ही लो लेवल है लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज है. और फिर असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है. जो इंटरप्रेटर है वो लो टू हाई, हाई टू लो. सेम कंपाइलर, लो टू हाई, हाई टू लो. बट ये वन लाइन बाय लाइन, ये होल पूरा एक साथ. समझे ये फर्क है इनमें. अब समझ में आ गया. अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं और ये लैंग्वेज ही असेंबली लैंग्वेज ही है. असेंबली लैंग्वेज में सिर्फ वो कोडिंग और सिंबल्स ऐड हुए थे, प्रॉपर हाई लेवल के लैंग्वेजेस ऐड नहीं हुई थी. ये मीडियम टर्म की लैंग्वेज है, निमोनिक कोड्स ऐड हुए थे बस. यस. एक्सोटिक लैंग्वेज जैसे होता है ना, हंसी मजाक करना, ओ वाओ, ओला. ठीक है. ये इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं, हाँ, तो इन सबको एसोटिक लैंग्वेज बोलते हैं जो जोक वोक के लिए यूज की जाती है, मजे लेने के लिए, फन एक्टिविटी के लिए यूज की जाती है. बट
कई मायने में इसको ज्यादातर जो हैक करते हैं वो भी बीच में इंटरफेस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो यूज की जाती है टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, हाँ, उसमें लैंग्वेज का डिजाइन किस तरीके का है, उसका कंसेप्ट समझने के लिए इसको कुछ हैकिंग के लिए भी यूज करते हैं, और वैसे ये जॉब के लिए, फन के लिए, मजे लेने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। हाँ जी, मतलब जिनका कोई अपना लिटरल मतलब नहीं है, हंसी मजाक इन सब चीजों के लिए यूज की जाती है, किसी की टांग खींचना ऐसे। एलिसिट मेजर एंड एलिसिट माइनर में डिफरेंस है। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके मीनिंग समझने की कोशिश किया करो, और अगर जब उसका आंसर देख लो तो समझो मेरी गलती का थी, क्वेश्चन ने क्या पूछा था। नेक्स्ट टाइम से अपना दिमाग वैसे पढ़ने में लगाओ, ठीक है। अपने माइंड को चेंज करो कि इसका मीनिंग मैंने ऐसा क्यों निकाला था, अपने आप को समझाओ इसका इस तरीके से मीनिंग निकालना था, ठीक है। जो एलिसिट माइनर है इसमें जैसे कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, चलो मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऑल ही लिख देते हैं। तो इसमें मैंने ये लिख दिया ऑल सी आर ए, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाली टर्म क्या है, माइनर, और ये वाली टर्म क्या है, मेजर। माइनर और मेजर कंक्लूजन में से ढूंढते हैं, कहीं और से नहीं ढूंढते। पहले वाली माइनर होती है, बाद वाली मेजर होती है, ठीक है। सो उसके अंदर ये अगर आप देखेंगे तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और उससे ऑल सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया है। तो मिस्टेक किस में है, माइनर वाली में है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा एलिसिट माइनर, ठीक है। जबकि दूसरी जगह पे अगर हम चेक करते हैं, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑल ए आर सी, अच्छा एक मिनट, कुछ और लगा देते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नो, इसमें तो दोनों में गलती हो जाएगी। चलो एक सेकेंड, ये माइनर में ना क्या ना, नो ए आर सी, चलो ऐसे लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। सम नोट लगा लिया, सही है, हाँ तब आएगा वहां पे। सम ए आर नो, सम सी आर नोट ए, ठीक है, अब आएगा वहां पे। हाँ, अब देखो क्या ये कट सकते हैं, ठीक है, लेकिन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो छोटे से छोटा आ सकता है, लेकिन सम डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटा है, इससे बड़ा नोट वाला नहीं आ सकता। नोट वाला जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक किसकी है, इस टर्म की। इसको क्या बोलते हैं बाद में जो आती है, मेजर टर्म, तो इसलिए ये एलिसिट मेजर है, ठीक है, ऐसे पता लगाते हैं। आ गया समझ में। हेमा, कैश एंड कुकीज में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड किसे कहते हैं। अगर अभी आप न्यू हो और आपने लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो लॉजिकल रीजनिंग जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको, या आप रिकॉर्डेड वीडियो से रिकॉर्डेड देख सकते हो। अभी कैसे समझ में आ जाएगा बताओ, जब पढ़ा ही नहीं तो। विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड 32 बिट। अच्छा पीछे से कुकीज वाला रह गया, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिंपल सा है, जो कैश एंड कुकीज है, कैश हमारे कंप्यूटर से जो स्टोरेज होती है, कैश होती है, वो वेबसाइट्स यूज करती हैं। क्या करती हैं ये, यूज करती है। कुकीज जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं अपना डाटा हमारे कुकी में ऐड करती है, तो इसको कहते हैं स्टोर करती है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ये समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ अभी आगे आएगा लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा जैसे कि
हम लोगों को जो एक जगह पे हमने कोई चीज देखी होती है वही चीज हर जगह दिखने लग जाती है, ठीक है। सेम जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई एड हमने देखी या कोई प्रोडक्ट का हमने सर्च किया, बस वही वाला प्रोडक्ट हमारा हर जगह विजिबल होने लग जाता है, तो वो ड्यू टू कैश है। जो कुकीज है, अगर हमने किसी वेबसाइट पे कोई सेशन आधा छोड़ दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आने पे वो सेशन सेम प्लेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे किसी ऐप में मैंने किसी को ओपन करके रखा, उसको वहां पे छोड़ा, तो वहीं से ऐड स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं कुकीज। सही बोला आई थिंक मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। सो कुकीज आर यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजर, लोडिंग ऑफ वेब पेजेस फास्टर। इससे वेब पेज फास्टर, मैंने सही बोला है, इससे वेब पेज जो है ना वो फास्ट लोड होते हैं, ये नहीं कि हमें सारा काम शुरू से करना पड़े, ठीक है, ऐसा। और जो कुकीज होती है वो क्या करती है, यूजर की प्रेफरेंस को समझती है कि हम लोगों ने कहाँ तक काम किया है। जो क्लाइंट है, जब तक वो अपना कैश का डाटा रिमूव ना कर ले तब तक उसका जो डाटा है वहां से हटता नहीं है। कैश मेमोरी एक्सट्रीमली फास्ट बनाती है हमारी ब्राउजिंग सेशंस वगैरह को। जैसे कि यहाँ पर भी एग्जांपल है कि री एक्सेस योर ईमेल, इट विल नॉट वेट फॉर एंटरिंग कंप्लीट एड्रेस। वो फिर वहीं से हमारा स्टार्ट कर देता है, या वही वाला एड्रेस वहीं से चालू कर देता है, दिखा देता है, तो वो हमारी प्रेफरेंस को समझ जाता है। कुकीज में वो क्या समझ आता है, कुकीज में हमारी प्रेफरेंसेस अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एवरी टाइम सेम चीज डालती हूँ, टाइप करती हूँ, तो वो मेरी लैंग्वेज समझ गया है। नेक्स्ट टाइम मुझे प्रॉम्प्ट करके द, मैं लिखती हूँ ना ऑल द बेस्ट फॉर जेरेफ, वो अपने आप मुझे दिखाने लग जाता है, ठीक है। फिर मैं उसके ऊपर टाइप करके उसके ऊपर बस क्लिक करके भेज देती हूँ। तो ये क्या हो गया कि उस वेबसाइट ने मेरे यहाँ पर स्टोर कर दिया है वो डाटा, ऐसे। अब जो कैश है, कैश के अंदर सिमिलर चीजें हमें दिखती है अलग अलग वेबसाइट पे, सेम जगह पे नहीं। यहाँ पर कुकीज में उसी जगह पे हमें दिखती है, वहां पे अलग अलग जगह पे भी सेम चीजें दिखती है, तो वो चीजें हैं कैश। जैसे चैट में वन लगा जो ज्यादा टाइप हो, हाँ वो आ जाता है जो ज्यादा टाइप करते हैं, यस। रैम में और रोम सेकेंडरी है। अक्षिता दोनों ही प्राइमरी है, ठीक है, दोनों ही मेन मेमोरीज है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलता है। रात की 45 मिनट्स की होने वाली है क्या? जब तक की क्लास ऑलरेडी लॉन्च है वो 1 घंटे की है, उसके बाद अनअकैडमी की तरफ से जो फरमान आएगा उसको मानेंगे। अभी ऑलरेडी फरमान आ चुका है, बट मैं ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर चुकी हूँ, अभी मुझे भी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं मिली। असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टोरेज वाले अभी बता रहे। अच्छा, ऊपर वाला 32 बिट सिस्टम का ऐसा है कि ये क्वेश्चन अलग है, ये आपका ऑक्टल बाइनरी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैंने क्वेश्चन में ये पूछा कि 32 बिट सिस्टम कौन सा वाला सिस्टम यूज करता है, और अगर उसमें ऑक्टल बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल ये सब बात यूज करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बाइनरी। बट राइट नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग नंबर सिस्टम कौन सा यूज करता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो पेयर होते हैं इसके नंबर सिस्टम के, वो बेसिकली 8 होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल 8 बिट है, जिसके अंदर एक तरीके से 8 बिट नंबर सिस्टम ये यूज करता है। अब समझे, ये इसमें डिफरेंस है। रात को, अरे स्पेशल क्लास, जिस चीज के बारे में मेरे को पूरी वो नहीं है जानकारी, थोड़े दिनों में मेरे को क्लियर होगा कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ईमेल, ठीक है, तुम्हें तभी बताऊंगी ना। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम तो कंपनी का नाम है, हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। असेंडिंग डिसेंडिंग अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये वाला डाउट समझ में आ गया? शम्स है यहाँ पे ये गायब है? अच्छी बात है। सो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑफ डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, आईसीटी वाले क्वेश्चन में डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, अभी आगे देखते हैं कौन सा कह रहे हो आप। यही वाला कह रहे हो रश्मि? दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग है? 32 अगेन, आईबीएम कंपनी, हाँ।
32 बिट क्वेश्चन का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि नंबर सिस्टम कौन सा यूज करता है। और जब हम डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे तो हमें पता है ना कि मेनली 4 बिट होती है इसमें या फिर 8 बिट होती है कॉमनली नंबर सिस्टम में। तो ये वो 8 बिट नंबर सिस्टम को यूज कर रहा है। जो उससे पहले आए थे ना, जैसे कि सिर्फ जो मशीन लैंग्वेज समझते थे कंप्यूटर बहुत पुराने वाले, उसमें सिर्फ 4 बिट होती थी। अब जो अब आए हैं इनमें 8 का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये 8 बिट यूज करते हैं। अब समझ आ गया? नंबर सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम में। जबकि अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर ये पूछता कि ये कौन सा एड्रेस यूज करता है, ठीक है, तो अगर ये ऑक्टल बाइनरी, ये अभी ऑक्टल बाइनरी नहीं पूछा उसने, ऑक्टल बाइनरी, हेक्साडेसिमल या डेसिमल से पूछता, तो फिर जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, करेक्टर जो से होता है ना, हाँ, जो बिट के अंदर आप करेक्टर पूछ रहे हो या एड्रेस पूछ रहे हो उसकी डेफिनेशन अलग है। जितना बिट का कंप्यूटर है, अगर ये 32 बिट का कंप्यूटर है तो इसके अंदर एड्रेस कितने आएंगे, ठीक है, या फिर कैरेक्टर कितने आएंगे, तो 32 से लेंगे फिर वो, सॉरी 32 की पावर 2 की पावर 32, तो इतनी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने ये पूछा कि कोई 5 बिट का कंप्यूटर है तो फिर 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 आएगा। एड्रेस इस तरीके से फाइंड किया जाता है, जितने बिट का कंप्यूटर है उतना 2 की पावर में मल्टीप्लाई होता है। तुम्हें दिख रहा है डाउट खत्म? मेरे को पहले डाउट लेने दो, बाद में देखेंगे आपकी तरफ। Which of following incomplete experiment design before and after with control group factorial analysis one group after before after design। देखो इसके अंदर पता है क्या, थर्ड वाले के अंदर, थर्ड वाला है इसका, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि कंट्रोल ग्रुप है या फिर कौन सा वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ज्यादा क्लियरली डिफाइन है, फुल एक्सप्लेन किया उसने कि बिफोर एंड आफ्टर कंट्रोल ग्रुप के साथ यूज कर रहा है। यहाँ पर फैक्टर एनालिसिस अपने आप में कंप्लीट होता है, लेटिन स्क्वायर वो रिग्रेशन वाला होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है, लेकिन ये वन ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर को रिलेटिव बोलना था, वो उसके आगे लिखा नहीं है, तो ये आधा अधूरा हो गया, तो ये इनकम्प्लीट है, इसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ जी। सो वर्धिनी ने क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 11 years, हाउ मेनी ईयर इट विल टेक 3 times। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-1 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो n-1 कितनी हो रही है, डबल, n का मतलब है यहाँ पर टाइम्स होना, तो इसमें से एक 1 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय कितने साल लग रहे हैं, 11, और वहां पे हमें ट्रिपल करनी है, तो ट्रिपल में से 1 माइनस करूंगी तो कितना होगा, 2, और इसका टाइम निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 22। सिंपल आंसर है। ठीक है, तो 22 साल लगेंगे इसको ट्रिपल होने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये देखो यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है इसका। 1 ऊपर कैसे, जब उसने कहा डबल, तो डबल मतलब 2 टाइम्स कितनी है, 2 में से 1 माइनस किए, 1 बचा ना यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, ये n का मतलब है कितने गुना हो रही है, कितने टाइम्स हो रही है, ये देखेंगे, और t का मतलब ईयर्स। ये नंबर सिस्टम का मैंने समझा दिया आपको। अब जो हायरार्की है, जो हायरार्की है मैडम रश्मि जी, यहाँ पे पढ़ोगे ना, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से आंखें खोल के देखना होता है। स्पीड ज्यादा होगी जो ऊपर होगा, मैक्सिमम होगी, फिर टाइम उतना ही कम लेगा। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा महंगी होंगी ये वाली ऊपर वाली, और नॉन परसिस्टेंट होगी, टेम्परेरी होगी, वॉलेटाइल होगी, मतलब इनका डाटा नहीं रुकता। धीरे धीरे नीचे आएंगे तो परमानेंट हो जाएंगी, नॉन वोलेटाइल हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की परमानेंट हो जाती है, नॉन वोलेटाइल हो जाती है, और नीचे आओगे तो इनके हायरार्की में स्टोरेज ज्यादा होने लग जाएगी। स्पीड कम होगी,
टाइम ज्यादा लेंगी। इसमें से एक एक्सेप्शन ये हार्ड डिस्क और एसएसडी की है, जो मैंने अलग से फिर समझा दी थी बस, ठीक है, क्योंकि हर लेवल पे हार्ड डिस्क से ज्यादा अच्छी है एसएसडी है बस, और हाँ एक्सपेंसिव ये ज्यादा है। पिग्मेलियन इफेक्ट, हाँ मेनली पॉजिटिव कंसिडर करता है। गोलेम, पिग्मेलियन में वैसे दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है, और गोलेम वाला कौन सा था, गोलेम में एक आता है, हाँ नेगेटिव, और एक और था ना, एक और था इसके साथ, उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ, अपने बारे में सोचना। गैलाटी, वेरी गुड, गैलाटी था। गलत रीड किया था, हाँ नहीं रीड सही से करना पड़ता है, इनका डिफरेंस हो गया। ये लास्ट डाउट्स है बस, इसको पकड़ ले पहले, बोर्ड की रेस अभी कराते हैं। डिसीजन ट्रैप, ये क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिसीजन ट्रैप व्हेन परटेन टू थिंकिंग। अच्छा भाई, डिसीजन ट्रैप, ट्रैप शब्द का मतलब क्या है, जाल में फंसाना, समझे। तो कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी, जब हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। नॉट कीपिंग रिकॉर्ड, अगर हम रिकॉर्ड नहीं रख रहे, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, सोच इससे रिलेटेड ही आनी चाहिए। प्लंजिंग इन, या फ्रेम ही नहीं बना रखा हमने, और हमारे फ्रेम के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें नहीं, इसमें इसमें से मल्टीपल ऑप्शन आधा क्वेश्चन दिया है, एक मिनट लेके आती हूँ। तुम एबीसीडी कहाँ से आंसर दे रहे हो आई नहीं, उसने दिया ही नहीं है। गोल गोल घूम रही मेरी स्लाइड, जब खुल जाएगी ना तो क्वेश्चन ले आऊंगी पूरा। एंटिटी थ्योरी और इंक्रीमेंटल थ्योरी में क्या फर्क है। लो ले आई। हाँ अब बताओ, ये है ऑप्शन, पता नहीं कहाँ से कैसे आंसर दे रहे, समझ नहीं। देखो, इसके अंदर जब एक पर्सन, ट्रैप का मतलब कि कब अपने जाल में फंस जाएगा, ठीक है। सो अच्छा, ये कोचिंग दूसरा वाला है, प्लंजिंग वाला दूसरा होगा, दो क्वेश्चन आए होंगे ना इसके। अच्छा, तो इसके अंदर कौन सा है, डिसीजन ट्रैप में फंस जाना, तो इसका आंसर है ओवर कॉन्फिडेंस। जब पर्सन ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, तब वो सोच नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्वेश्चन आता है पेपर में, और तब आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है, हाँ हाँ इसका आंसर ये होगा, ही होगा, दिमाग सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आप पहले ही धारणा बना के बैठ गए। दूसरा, हमने फ्रेम ही नहीं बनाया अगर, ठीक है, और हम ज्यादा ही शॉर्टकट मार रहे हैं, तो तब इश्यूज आते हैं। कोचिंग में थिंकिंग लेवल कहाँ से आ गया भाई, यही आंसर है इसका, परसिस्टेंट मिसकंसेप्शन। हमारे कंसेप्ट हमेशा ही मिसकंसेप्ट रहते हैं, तो यहाँ पर ये एवरी टाइम का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमने स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, हमने करना क्या है, किस तरीके से सोचेंगे, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं या कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने स्लोली स्लोली दिमाग से समझना है और उसकी इक्वेशन बनानी है, तो ये तो होता है स्ट्रक्चर। हम पूरा एक साथ पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा। और कोचिंग एक अलग चीज है, प्लंजिंग, प्लंजिंग का मतलब कुछ और होता है। एक मिनट, प्लंजिंग वाला क्वेश्चन ढूंढू कहाँ गया। ये क्वेश्चन अलग है, इसको लेके आती हूँ। ये भी नेगेटिव ही होता है वैसे, इसने भी नहीं दी हिंदी, मैं ही ढूंढ लेती हूँ।
एकदम नीचे गिरना, ठीक है। प्लंजिंग इन का मतलब कि एकदम फॉल कर जाना, हाँ डाउन साइड गिर जाना। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स, अगर हम रिकॉर्ड्स नहीं रख रहे हैं, प्लंजिंग इन ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, या फ्रेम नहीं हमारा सही, या पुअर फ्रेम कंट्रोल है, तो अभी क्या आंसर होगा? मैं पोल चलाऊं? आया नहीं पोल? अटक गया लग रहा है सब कुछ, ना मैसेज आ रहा है ना पोल। रिफ्रेश, आ गया, यस। सो फ्रेंड्स, बीच में अनअकैडमी का सर्वर डाउन हुआ था आई थिंक। तो देखिए, प्लंजिंग इनका मतलब होता है गिर जाना एकदम से। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया यहाँ पे? अगर एक पर्सन एकदम से किसी चीज में फंस गया है, किसी जाल में गिर गया है, वो या तो उसका फ्रेम ही नहीं पता, उसने स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, या फिर उसने किसी भी चीज को समझने का स्ट्रक्चर गलत बनाया है, ढंग से नहीं बनाया है, पुअर बनाया है, उसको पता नहीं है कि पहले मुझे क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी प्लानिंग खराब है, या उसके सोचने का तरीका में मुश्किलें आएंगी। तो ये इसके आंसर है फिर, ठीक है। और वर्ड कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, उसमें क्या था, डिसीजन ट्रैप, पॉसिबल, इवेल्युएटरी, यहाँ पे था इवेल्युएशन, आंसर, जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आंसर देना लास्ट पार्ट होता है, जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, इवेल्युएशन, या अपने रिजल्ट निकालना है उस टाइम पे, यहाँ पर वो कहता है प्लानिंग स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज में पूछ रहा है, वहां लास्ट स्टेज में पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में आए थे दोनों। ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? टीचिंग एप्टीट्यूड का है ये क्वेश्चन, लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड, समझ के करने वाला है। अब दोनों में डिफरेंस में आया, ये इवेल्युएशन मतलब लास्ट स्टेप, एंड प्लानिंग करने के समय हमारा फ्रेम ही नहीं बनाया तो खराब हो जाएगा। फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया प्लानिंग में? जब आंसर दे देते, रिजल्ट निकाले थे, तब हम एक्सपर्टीज यूज करते हैं, अपनी ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह यूज करते हैं, इसलिए। एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स। एक तो तुम अपनी मैम से भी पूछ लिया करो, ठीक है, या सर है मैम है जो है तुम्हारे कॉलेज में, कॉलेज का असाइनमेंट मुझसे सॉल्व करा देती है, ठीक है मैम है तुम्हारी, ठीक है। कल भी कॉलेज का एक्सपेरिमेंट कराई थी मेरे से। इन अ बोट रेस, नॉट कीपिंग रिकॉर्ड क्यों नहीं? मैडम जी, आप प्लानिंग स्टेज में रिकॉर्ड कहाँ से रख लोगे? रिकॉर्ड बाद में आएंगे कि प्लानिंग स्टेज में आ जाएंगे आपके? बता दो मुझे। पहले मैं पढ़ाऊंगी तभी तो कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगी ना उसमें से कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो वो कह रहा है वो, ठीक है। रामा, तुमने क्वेश्चन पूछा भी है इसमें? दूसरी किसी को सब्जेक्ट में पूछा होगा, इसमें तो आया ही नहीं था। इसमें जिन्होंने बच्चों ने पूछा तो मैंने ले लिया। अभी डाउट खत्म नहीं हुए। ये तो रहा, और कौन है? ओ हो, अब तुम गए। ये कौन सा रामा है फिर? ये मैं नहीं हूं, तो दोबारा दिखा दो अपना फिर। एक बार ये थोड़ा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ये भी डाउट में ही आया है। इन अ बोट रेस, पर्सन रो अ बोट 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो 6 किलोमीटर ऊपर जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर्स, इफ स्पीड एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर्स। अच्छा, एक बारी अपस्ट्रीम गया, दूसरी बारी नीचे आया, ठीक है, और उसको टोटल समय लगा 4 घंटे। तो इसका मतलब हम टाइम के कंपैरेटिव कर सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर उसकी स्पीड इज 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, डिस्टेंस कॉमन है, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। अभी हमें स्पीड ही नहीं पता। अगर मैं अप स्ट्रीम जाऊंगी तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ बोट, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट माइनस ये जो स्ट्रीम की स्पीड है वो, अगर ये डाउन आएगा तो स्पीड ऑफ बोट प्लस 2 हो जाएगी, ऐसा।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इसके 4 आवर्स आ रही है। अब समझ आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है। एक तो या तो यहाँ से 2 रख के 4 रख के 6 रख के 8 रख के देखिए कि आपका आंसर इन दोनों को प्लस करके 4 आता है कि नहीं, या फिर आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 6 2 में से 2 माइनस करूंगी तो 0 हो जाएगा, वो तो पॉसिबिलिटी गलत है। अच्छा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 3। ओके, और यहाँ से 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये कट के क्या होगा 6 1 बजेगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यही आंसर है, हो गया, मैंने आंसर निकाल दिया, मैं क्या करूँ। ठीक है, इसका आंसर बी है, क्योंकि सॉल्व करके इसी में आंसर 3 प्लस 1 आ रहा है इज इक्वल टू 4। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता तो इस तरीके से सॉल्व होता। अब फाइनली डाउट्स खत्म हो गए। रामा आपका क्या क्वेश्चन था, पूछ लो। एक तो मैं रामा कौन सा पकड़ू, आए कौन सा, फिर मैं क्या करूंगी। ये वाला है आपका क्वेश्चन। हाँ, ये क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये जो हमारी शीट्स होती है ना, कंप्यूटर होता है, उसके अंदर कैसी इसकी अपीयरेंस बननी चाहिए, क्या इसके कलर वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तो वो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज है जिसमें HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंटेशन के लिए होता है। हाँ, स्टाइल, कलरिंग, लेआउट, अपीयरेंस के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज किया जाता है। ठीक है, देख रही हूँ मैं, थोड़ा सा रुको, शांति रखो। अनोवा मैनोवा में डिफरेंस ये है कि एनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मैनोवा मतलब मल्टी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स को मेनली यूज किया जा रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड बता दो। पॉजिटिव स्क्यूड इस तरीके का होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इस साइड पे आएंगे, और मान लीजिए मार्क्स अगर लिखना है या जो भी चीज ढूंढनी हो इस साइड पे आएगी। तो इसका मतलब ज्यादातर बच्चों के कम मार्क्स है, तो ये पेपर कैसा है, डिफिकल्ट, क्योंकि लेस नंबर, मोर बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ज्यादा लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं। अब अगर हम नेगेटिवली स्क्यूड को देखेंगे तो फिर इधर नंबर ऑफ पीपल मोर है और इनके मार्क्स भी ज्यादा आ रहे हैं, तो ज्यादा बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो क्या हुआ, पेपर इजी हो गया। ऐसे ही कुछ और पूछा है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल ही आएंगे हमेशा, इधर दूसरी चीज आ जाएगी, तो आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों ने पहले कौन सा पूछा बाद में कौन सा पूछा, तो बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, इतने सारे डाउट पूछ लिए। अब ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज। अच्छा, वो एंटिटी थ्योरी वाला रह गया था ना। एंटिटी थ्योरी है कि हम अपनी आइडेंटिटी कैसे, अपनी पहचान कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो इंक्रीमेंटल मतलब हम जब और नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। देन ये क्या कह रहे हो, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन इज अनस्ट्रक्चर्ड। कैसे अनस्ट्रक्चर्ड, डिस्टेंस एजुकेशन, अभी आप एक तरीके से अनअकैडमी में से दूर से बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ाती हूँ मैं, ऐसे इग्नू से पढ़ाई कर रहे होगे तो अनस्ट्रक्चर हो जाएगी। ऐसे कैसे, उसमें भी तो टाइम टेबल होगा क्लासेस का, उसमें भी पेपर का टाइम टेबल होगा, तो स्ट्रक्चर्ड होता है और इंटरेक्टिव भी होती है, जैसे अनअकैडमी हो गया वैसे ही। समझे, भाई ऐसे डाउट जो बड़े बड़े होते हैं ना, कृपया करके इस तरीके से पूछा करो जैसे बच्चों ने पूछे हैं, तो आते ही आते हैं फिर। Which year Acer computer sold, total number of computer sold was maximum? Which year Acer computer sold as to total number of computer was maximum? अच्छा, तो ये Acer है 40, इसको बाकी के टोटल कितने हो गए, 60, 110, 190, इससे डिवाइड कर करके यहाँ पे देखना था कि मैक्सिमम किस में आएगा। ठीक है, जो उनसे ईयर का पूछ रहे हैं, ऐसे ही 4 का भी चेक करना है, तो इसमें मैक्सिमम होता होगा तो ये आ गया। नहीं, ये सिर्फ नहीं, ये सिर्फ ऐसा पूछ रहा है कि बाकियों के मुकाबले किस में ज्यादा है, तो आप 2004 में देखोगे 70 ज्यादा है, 60, 40 और 35 में से ये पूछ रहा है, कोई डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है,
प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक, उसके लास्ट पार्ट में आती है रिसर्च एथिक के लास्ट पार्ट में, और ये भी मैं क्लास में करा चुकी हूँ, क्लास दोबारा लो। क्रिएटिविटी थिंकिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है, कॉन्फ्रेंस में होती है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्लास दोबारा लो समझ आएगी। पिगमेलियन इफेक्ट हो गया था हमारा, आंसर 2 होना चाहिए पहले वाले का, पता नहीं। VRM means choose the correct answer. It is modeling language used in creating 3D vector images. So VRML की फुल फॉर्म देख लो ना, ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो ये है ही मोड, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना अगली बारी से, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। ये मैंने अनिल वैसे उसका रिप्लाई कर दिया था आपको, ठीक है, कैन वी कॉल ऑन डिवाइस ऑफलाइन, ये मैं दोबारा पढ़ के समझा देती हूँ, पीछे रह गया इसका आंसर। देखो, व्हेन कंप्यूटर और अदर डिवाइस नॉट टर्न्ड ऑन, जब कोई डिवाइस ऑन नहीं है, ठीक है, या अदर डिवाइसेस के साथ वो अटैच नहीं है जो भी चल रहे हैं, इसका मतलब वो ऑफलाइन है। अभी आ गया समझ? यस, मैंने रेज द, यार ये राज कहाँ बैठी है, राज और स्नेहा, मैंने इसका ऑन किया था, ठीक है, अब इसने वो लगा दिया वेटिंग, तुम ना आया मत करो यहाँ पर, या तो फोन उठाओ या फिर ऐसी वेटिंग वाली लाइन मत लगाया करो, फिर मैं किसी और का फोन भी नहीं उठा पा रही। कैंसिल करो या उठाओ उस फोन को जो लगाया है, मेरे को वेटिंग में है हम सब, इसकी वजह से बाकी भी नहीं आ पा रहे। उस दिन जेआरएफ ने लगाई थी लाइन, भैया मेरी कोई आ सकता क्योंकि ये मैडम वेटिंग करा के बैठ गई है, मेरी गलती नहीं है। हाँ अब ठीक है, अब हट गई। हाँ जी, वो पीछे चला गया मैम मेरा डाउट, वो आप एक बार लेके आओ ना स्क्रीन पे। अरे क्या, मुझे कैसे पता कौन सा डाउट आपका था? आप खाली एक बार बैक जाओ, मैं आपको बता दूंगी। 2 MCQs थे ना जिसमें आपने नीचे वाला समझाया, उसमें एक्चुअली मेरे को ऊपर वाला देखना था कि उसमें आंसर 2 कैसे 2 आएगा। भाई मैं ऐसे कैसे कोई ढूंढ सकता है ऊपर वाला नहीं? मैम वो मैंने वो उसमें डाउट में डाला है, इसमें नहीं, वो अभी जो पूछते हैं ना ऑनलाइन उसमें। मैं तो परेशान, कहाँ वो देखो, इसमें मेरे स्लाइड में है कि नहीं? है मैम, यही हाँ में जो पहला लिखा है कि द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज, उसमें 2 नहीं आएगा आंसर। तो डाटा एनालिसिस क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव टेक्निक से है ना, एनालिसिस करने के बाद उसका एविडेंस निकलता है ना, सबसे ज्यादा लास्ट स्टेप कौन सा है उसको देखेंगे। एनालिसिस किया, उसके बाद उसका प्रूफ निकल आया पक्का वाला एविडेंस, तो यही सबसे लास्ट में आया ना, फिर उसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे। जब रिपोर्ट कब बनाते हैं, लास्ट में बनाते हैं, एनालिसिस के भी बाद में बनाते हैं। अब समझ आई? जो मोस्ट लास्ट एक ही चूज करना है, तो मोस्ट लास्ट वाला स्टेप आपका होता है, ठीक है। थैंक यू मैम। यस, क्वेश्चन ढंग से भी पूछना था एक टाइम को। अच्छा जी, एक का तो देख के फिर हम पढ़ाई करेंगे हम। इफ सप्लीमेंट द रियल वर्ल्ड, अच्छा इट सप्लीमेंट रियल वर्ल्ड विद वर्चुअल कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स कोएक्सिस्ट। आपने कहा वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी होती है कि रियल वर्ल्ड के भी आगे, ठीक है, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट रियल वर्ल्ड विद वर्चुअल कंप्यूटर जनरेटेड
objects that appear coexist at same place as real world. So ये augmented reality real world के भी आगे है, उससे भी आगे होती है. मैं दिखाती हूँ आपको. ये देखो, वर्चुअल तो है जो हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन क्या आप ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मैं खींचूं पकड़ के कि सच्ची में तुम्हें मैं मार रही हूँ? नहीं लग रहा ना, क्योंकि मैं कंप्यूटर के डब्बे के अंदर हूँ. ठीक है, लेकिन जो ऑगमेंटेड रियलिटी है इसमें ऐसा लगता है कुछ इस तरीके से कि हम उसको टच कर रहे हैं, वो चीज बाहर आ रही है. समझे? तो ये उसके भी आगे का हिस्सा है. रियल वर्ल्ड के जैसा हमें वर्चुअल वर्ल्ड दिखाई देता है, तो दिस इज ऑगमेंटेड. समझे? ऑगमेंटेड रियलिटी AR एनहांस वर्जन है रियल फिजिकल वर्ल्ड का, जो अचीव किया जा सकता है डिजिटल विजुअल एलिमेंट, साउंड, सेंसरी. अच्छा, कभी कभी आवाजें ऐसी लगती है कि थिएटर वो वाला देखा आपने, ऑगमेंटेड रियलिटी वाला थिएटर जिसमें आवाजें हमारे पास आने लग जाती है. ठीक है, हाँ, मेटावर्स. और हमारी चेयर्स हिलती है, वहां पे सच्ची मुच्ची धमक पड़ती है, ऐसी चीजें. अच्छा, वो जो आजकल अच्छे वाले वो आते हैं हेडफोन्स, उसके अंदर भी वो यही दिखाते हैं कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आवाज इस कान में आ रही है, कभी इस कान में आ रही है, प्रॉपर रिदम फील होती है उसके अंदर. हाँ जी, अब हमने बहुत सारे डाउट कवर कर लिए हैं, अब इतना ही बहुत हो गया है. ठीक है, पीयर टू पीयर एक जगह पे ही सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, क्लाइंट सर्वर वाला, जैसे अनअकैडमी के सर्वर से इंटरनेट कनेक्ट है और हमारे सब इंटरनेट के थ्रू हम अनअकैडमी का सर्वर एक ही दूर दूर बैठे भी एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा. हाँ, तुम्हारा देख तो लिया, जब अपना डाउट पूछा था उसके साथ क्यों नहीं डाला, फिर 32 बिट वाले के साथ टाइप क्यों नहीं किया इसको? क्या है ये? Which following sequence research step is nearer to scientific method? साइंटिफिक में हाइपोथेसिस आना बड़ा जरूरी है. ठीक है, गलत है इनका, ये आंसर है इसका. चलो, अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड का छोटा जो पार्ट है वो करेंगे. ठीक है, बग पैरिटी चेकिंग में बग है ही एरर, और पैरिटी का मतलब तो वो 0 और 1 में चेक कर रहे हैं कि कोई एरर है कि नहीं सिर्फ. ठीक है, किसी भी तरीके का एरर हो सकता है बग तो. नहीं, अभी और कोई नहीं आएगा, अब हमारा पढ़ाई का टाइम हो गया. सो 1 2 3 रेडी. यस, ये बेबी उसकी क्या तरफदारी कर रहा है. चलो लास्ट में देखेंगे, अभी मेरे को टीचिंग खत्म कराए दो, आज मैं टीचिंग खत्म करा के रहूंगी. नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, मतलब टीचिंग एड्स हम पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ ऐसे एड्स होते हैं जिसके अंदर प्रोजेक्शन आती है. प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है? रोशनी आती है. ठीक है, पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म कराऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा फिर डाउट देख लेंगे और फिर आगे आईसीटी करेंगे. नहीं, मैं कैसे सुनाई नहीं दे रहा कुछ. प्रोजेक्टेड एड में रोशनी आती है पीछे से, जैसे कि ये है ना एपिडायस्कोप, इसमें लाइट पड़ती है पीछे से. अब समझे? और एपिडायस्कोप होता है, पता है कैसा है? हमारे पास भी था पहले, ऐसे सीडी होती थी, उसके अंदर ऐसे कुछ भी डिजाइन डाले हो. अब अगर उसको इसमें डालेंगे तो पीछे से लाइट पड़ेगी, तो वही वाली लाइट के अंदर जो डिजाइन थे ना सीडी के अंदर, खाली के अंदर, वो फिर सामने दीवार पे दिखाई देते हैं. समझे? तो इस तरीके से फिल्म प्रोजेक्टर भी होते हैं. फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर्स होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो ऊपर लगे रहते हैं, स्लाइड्स चलाने वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं, टेलीविजन. तो इन सभी में लाइट पड़ती है, उससे कुछ विजन बनती है ना, तो इसको कहते हैं प्रोजेक्टेड एड्स. आगे समझ? हाँ, अभी आज मैथ्स थोड़ी कराऊंगी. मैथ्स अभी आज टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी होगी, पहले टीचिंग कराने दो मेरे को. ग्राफिक एड्स, ग्राफिक एड होते हैं जिसमें ग्राफ्स वगैरह का यूज होता है, जैसे कि कार्टून. हाँ, जब तक पेपर अगर हो गया मान लो जून में, फिर तो मैथ्स आने का सवाल ही नहीं उठता,
अगर वो जुलाई में होगा तो मैथ्स आएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैथ्स में हमें 30 डेज लगे थे करने में, तो इस वजह से कोई छोटी नहीं है। तब तक आपके पास अगर टाइम है तो एक हफ्ते में कोई एक क्लास देख लिया, आराम आराम से देख लिया। अगर नहीं है, अगर आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट करें जब तक रिजल्ट वो आने का एंटी डेट ना दे दे आपकी। अब मेरे को पढ़ाने दो, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करेगा ना, मैं कैसे कह दूं जबरदस्ती। जब डेट आएगी पेपर की उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। कार्टून्स हो गए, जैसे चार्ट्स, कॉमिक, डायग्राम, फ्लैश कार्ड्स आपको दिखाते हैं ना, जो पीछे पीछे लगा देते हैं एक के पीछे एक, ग्राफ, मैप, पिक्चर, पोस्टर, फोटोज, पिक्चर्स, इन सब चीजों को ग्राफिक एड्स बोलते हैं। एड्स मतलब कि ऐसी चीज जिसके हेल्प ले रहे हैं हम पढ़ाते समय। अब बताओ प्रोजेक्टेड एड वैसे क्या टीचिंग मटेरियल भी है साथ में? नहीं, ये ओनली एड है। लेकिन ग्राफिक एड्स में क्या मटेरियल है? बिल्कुल, मैप में देख के समझ में आता है कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे चार्ट्स में देख के भी समझ आता है। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हम करते हैं सोल्व, उसमें पाई चार्ट बना होता है, उसमें मीनिंग समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहा है। डिस्प्ले बोर्ड्स में ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, शक्ल मैंने दिखा दी थी लास्ट टाइम पे। हुक लूप का मतलब वही होता है, पुराने जमाने के ऐसे बोर्ड होते थे, इसकी तनी से कील से टांग देते थे उसको वहां पर, तो वो हुक लगा दी उसको, सिंपल। मैग्नेटिक, आजकल मैग्नेट वाले आ गए हैं जिसके साथ पेन चिपक जाते हैं, ऐसा। और मार्कर बोर्ड्स, पैक बोर्ड भी मैंने दिखा था ना, लकड़ी वाला होता है, अंदर घुस जाता है। रोल अप होता है, जैसे ऐसा खींच दो उसका पर्दा ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, उसको रोल अप बोलते हैं। फ्लैनल बोर्ड कैसा था भाई, जल्दी बताओ। स्क्रैप बुक के जैसा था, फोटो दिखाई थी मैंने आपको, ठीक है। हाँ जी, मैग्नेटिक बोर्ड भी करवा दिया यार, तुम अगली क्लास में भूल क्यों जाते हो, लास्ट डाउट क्लियरिंग क्लास में कराया था। एक व्हाइट बोर्ड ही होता है, उसमें पेन चिपक जाता है क्योंकि उसमें लोहे का होता है, मैग्नेट लगा होता है। ऐसे ही डस्टर भी चिपक जाता है बस, और कुछ नहीं है व्हाइट बोर्ड ही वो, ठीक है। हाँ, पैक बोर्ड कैसा दिखता है? पिछली डाउट क्लियरिंग क्लास देखो, उसके अंदर मैंने दिखाई थी चीजें। पैक बोर्ड में होता है कि वो होता है लकड़ी का बॉक्स, लकड़ी का होता है सांचा, और यहाँ पर इधर होल बने होते हैं। अब ये चीज उसके अंदर घुसती है, और यहाँ पर ABCD लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो इस तरीके से पिक्चर्स बनाई जाती है, समझे? हाँ, सो ये तो बोर्ड्स है सिर्फ। अब आते हैं 3 डायमेंशंस, 3D मतलब जिसकी 3 डायमेंशन है, जैसे कि डायरामा। अभी डायरामा क्या है, इस तरीके का होता है जिसमें हम मॉडल्स बनाया करते थे। अब मॉडल तो 3D होते हैं ना जो बच्चे बनाते हैं, इसको डायरामा बोलते हैं, ठीक है। मोकअप्स, जैसे कोई प्लैनेट टॉयज हो गए, प्लैनेट भी दिखाई देते हैं, वो भी 3D है। देन पेन, ऑब्जेक्ट कोई हम यूज कर रहे हैं, पपेट्स यूज कर रहे हैं, कठपुतली यानी कि स्पेसिमेंस, मतलब कि स्पेसिमेन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट, एज अ एग्जाम्पल, मैं मान लो मैंने इसको एज अ स्पेसिमेन मान लिया, ठीक है वो। सो एक्टिविटी एड्स में क्या आता है, जिसमें हम बच्चों से कोई एक्टिविटी कराते हैं, उनको फील्ड में लेके जाते हैं। जैसे एक्वेरियम दिखाया, जहां पर क्या होता है, फिश वगैरह होती है ना, फिश एक्वेरियम्स। देन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर की हेल्प से उनको इंस्ट्रक्शन दी। ग्लोब भी 3 डायमेंशन आता है, यस। एंड प्लानिटेरियम में प्लैनेट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे आप साइंस म्यूजियम जाते हो तो वहां पर भी एक प्लानिटेरियम होता है जहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में दिखाया जाता है, तारामंडल के बारे में। टेरेटियम होता है जहाँ पे क्रिएचर्स अर्थ के अंदर कैसे रहते हैं वो दिखाते हैं, टेरेटियम। ये होता है जैसे कि प्रॉपर एग्रीकल्चरल लाइफ में कैसे 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 क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, या पानी के अंडर वाटर जो प्लांट्स एंड ये सब होते हैं वो। डायोरामा का मीनिंग प्लीज बता दो, मैंने फोटो दिखा दी तुम्हें, फिर भी नहीं दिखाई दिया। लगभग डायोरामा में 3D हुआ ना, मान लो इस तरीके से हमने मॉडल बनवाए बच्चों से। अब ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब समझ आया कि नहीं? फील्ड ट्रिप में बच्चों को पिकनिक पे लेके जाते हैं, टूर्स कराते हैं, एक्सकर्जन मतलब वहां जाके वो फ्रीली घूमते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सकर्जन मतलब टूर वगैरह पे लेके जाना एक्सकर्जन होता है। म्यूजियम्स,
में लेके जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चे खुद इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। ड्रामाटाइजेशन, कुछ ड्रामास देखते हैं या उनमें खुद ड्रामा प्ले करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग में BF स्किनर का ऑलरेडी प्रोग्राम बना होता है, उसके बेसिस पे फ्रेम एक कवर होता है तो फिर नेक्स्ट फ्रेम सीखते हैं। टीचिंग मशीन प्रेसी ने दी थी, ये भी मैंने दिखाई थी क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड की। एग्जीबिशंस में बच्चों को लेके जाते हैं, एग्जीबिशन लगी होती है ना, पेंटिंग की एग्जीबिशन या किसी भी चीज की एग्जीबिशन लगी होती है, साइंस एग्जीबिशंस, वहां पे लेके जाते हैं, इनको एक्टिविटी एड्स कहते हैं। अब जो एक्टिविटी एड्स है इनमें एक ही बात है कि जैसे फील्ड ट्रिप्स हो गई वगैरह, इसमें लर्नर ज्यादा नॉलेज लेगा, सबसे ज्यादा नॉलेज लेता है जब वो मान लो क्लास में पढ़ रहा है या जहाँ पे ऐसा माहौल है सिर्फ स्टडी वाला। फील्ड ट्रिप्स में ज्यादा नॉलेज इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे बच्चे थोड़ी मजे मौज मस्ती भी करेंगे, तो वहाँ पे और अदर एक्टिविटीज भी होंगी। ठीक है, नॉलेज मिलती है, यस, लर्नर आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बट ओनली नॉलेज नहीं मिलेगी, वहां पर और अदर थिंग्स भी होंगी। माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग होता है जैसे कि आपने एक सेंट्रल आइडिया बनाया, उस सेंट्रल आइडिया से जो जो ट्विक्स बना दिए, ट्विक्स मतलब छोटी छोटी शाखाएं बना दी, फिर जिस पोर्शन से रिलेटेड कोई वर्ड दिमाग में आ रहा है तो फिर वो वहां वहां बनाते रहे। ठीक है जी, तो डिफरेंट टाइप की फिशेस होती है। हाँ, एक्वेरियम होते हैं, फिश एक्वेरियम नहीं देखा आपने? अब इस राज में नेहा ही है कि कोई और? अच्छा, तो उसको फिश एक्वेरियम कहते हैं। नोट मेकिंग जैसे कि मैप आउट कर देते हैं, ये किसने दिया था? टोनी बुजैन ने दिया था। ठीक है, ब्रिटिश साइकोलॉजिकल पर्सन थे, टोनी बुजैन ने दिया था। देखो, अब मेरे माइंड में आया कि मेरे को पेपर से रिलेटेड कोई वर्ड याद आएगा, ब्लैंक है, लैंडस्केप है, स्टार्ट करना है, तो मैं इधर डालती रहूंगी। मुझे किसी चीज का यूज क्या होगा, उसकी लाइंस क्या होंगी या स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, जिस चीज से रिलेटेड कोई वर्ड याद आएगा उसके साथ साथ उसकी ब्रांच और खोल देंगे। तो यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया होता है, उसके बेसिस पे हम क्या खोलते हैं? ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस की भी क्या खोलते हैं? ट्विग, शाखा की भी छोटी शाखा। ठीक है, ऐसा। इसमें जैसे जैसे हमारे माइंड में कोई चीज पॉप हो रही है, पॉप हो रही है मतलब आ रही है अचानक से, हम वैसे वैसे किसी में भी डाले जा रहे हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है और हमारा सीक्वेंस बन जाता है कि एक्चुअली हमने करना क्या है। ठीक है, रामा तुम्हें समझ में आया कि नहीं? जब मैं समझा रही थी तब तुम टाइपिंग कर रहे थे। माइंड मैपिंग का मतलब है कि आपके माइंड में कोई सेंट्रल आइडिया आता है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट, जैसे जैसे हमारे दिमाग में कोई आइडियाज आते रहे वैसे वैसे अलग अलग ब्रांचेस में डालते गए और फिर फुल्ली लेआउट रेडी हो जाता है। यस। देन 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड मैपिंग के क्या है कि ये हमारे जो थिंकिंग लेवल है, जो बिखरी हुई थी, हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, उसको एक तरीके से क्रिस्टल कर देता है, सीक्वेंस में बना देता है। फिर हमारा क्या बन जाता है? लास्ट में प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। सेंट्रल इमेज को क्रिस्टल कर देता है, क्रिस्टल क्लियर। एंड देन मेन थीम इसकी है कि इसके अंदर ब्रांचेस खोली जाती है और सिमिलर ब्रांचेस से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड याद आए तो वो उस ब्रांच में डाल दिया जाता है और उन ब्रांचेस की भी छोटी शाखाएं खोलते हैं जिसको ट्विग बोलते हैं। ठीक है, फिर वो उनमें डाल देते हैं। तो ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है जो कि एक नोड के साथ ही कनेक्ट होता है। अब आता है टर्म कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग में सिर्फ एक सेंट्रल आइडिया नहीं होता, माइंड मैपिंग में ओनली वन सेंट्रल आइडिया है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को माइंड मैपिंग में क्लास लेनी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एड को मैंने एक जगह डाल दिया, टीचिंग स्टाइल को मैंने एक जगह डाल दिया और लर्नर्स की एक्टिविटी को एक जगह डाल दिया। मुझे लर्नर से रिलेटेड माइंड में याद आएगा, मैं यहाँ डाल दूंगी, टीचिंग से याद आएगा तो उधर डाल दूंगी, ऐसे होता है ये। ठीक है, हाँ जी, नाइस। अब कंसेप्ट मैपिंग में क्या होता है? अब यहाँ पर सिर्फ एक नहीं है बल्कि उससे ज्यादा कंसेप्ट को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग की ब्रांचेस बनेंगी फिर पूरा, मतलब ये एक माइंड मैप है, ये दूसरा माइंड मैप है, ये तीसरा माइंड मैप है, तो कंसेप्ट ओवरऑल तैयार हो जाता है। यहाँ पर जोसेफ नोविक ने दिया था, ये इन्होंने पॉइंटर किया था, कहते हैं फोकस ऑन मल्टीपल कंसेप्ट एट अ टाइम। हम यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट पे काम करते हैं, ये प्रॉपर ट्री के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर माइंड मैपिंग इस तरीके का है कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड घूमेगा, तो कंसेप्ट मैपिंग ऐसा है
कि इससे रिलेटेड यहाँ आ जाएगा, ये ओवरऑल आपका मान लीजिए पेपर 1 है, उससे रिलेटेड यहाँ आता रहेगा, उससे रिलेटेड यहाँ आता रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। सो हियर वी कैन मेक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स, इधर वन कंसेप्ट, ठीक है, वन टॉपिक। तो ये होता है। अब आगे समझ, माइंड मैपिंग सिंगल कंसेप्ट होता है, हाँ जी, और वो कॉम्प्लेक्स वर्जन है बस, ठीक है। तो ये इससे भी आपको समझ में आएगा, इसका अलग चल रहा है, उसका भी अलग चल रहा है, उसका भी अलग चल रहा है। तो ऐसा करके किसी एक बड़े कंसेप्ट से बाकी दूसरे कंसेप्ट और अलग अलग कंसेप्ट लिंक्ड है। यहाँ पर एक ही कंसेप्ट है। किसने दिया था, हो गया, जोसेफ डी नोविक ने दिया था। रेडियल क्या होता है, कहाँ लिखा है रेडियल? रेडियल तो यही वाली इस शेप को कहते हैं रेडियल, कहाँ लिखा है? वैसे पूछ रहे हो? अच्छा, जो ये होती है रेक्टेंगल होती है, लेकिन जो ऐसी शेप होती है जिसमें थोड़ा राउंड होता है उसको रेडियल कहते हैं। अच्छा हाँ, वन पर्टिकुलर कंसेप्ट विद रेडियल स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड हम स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं। ये तो यार, अच्छा रेडियल ही लिखा है यहाँ पर, रेडिकल अलग होता है। टीचिंग एड्स को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? समझ नहीं आ गया कौन सा टॉपिक आईसीटी का है? मैं तुम्हें बताया ना, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करा रही हूँ, फिर तुम आईसीटी बोल रहे हो कुछ भी। फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं टीचिंग एड को? लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्नर का साइज कितना है, मतलब अगर हमारे लर्नर्स बहुत सारे हैं तो मुझे आईसीटी बेस बेटर रहेगा। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कराना है, तो फिर हम आईसीटी को ना यूज करके हम उनको ऑफलाइन क्लास लेंगे। मुझे मान लो आपको दांत तोड़ना सिखाना है तो मैं ऑनलाइन कैसे सिखा दूं, सर्जरी करनी सिखानी है तो, ठीक है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि हमारा सब्जेक्ट मैटर कैसा है, सब्जेक्ट मैटर मतलब हमें करना क्या है। अब और कौन कौन से, अच्छा ये भी तो होता है, मैं सिखाना चाहती हूँ आपको प्रॉपर हिल स्टेशन जाके ओरिजिनल रियल लाइफ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो भाई टीचिंग एड अवेलेबल भी होना चाहिए, समझे। एंड रिलेटिव कॉस्ट, कॉस्ट कितनी आएगी वो भी होना चाहिए। कौन सा दांत तोड़ना है? अक्कलदार, जो आई भी नहीं होगी तुम्हारी। इवेल्युएटिव सिस्टम, जो इवेल्युएशन सिस्टम मेरी नहीं है, तुम्हारी कहाँ जाएगी, आ गई होगी तो ठीक है भाई। इवेल्युएटिव सिस्टम के अंदर इवेल्युएशन कैसे करते हैं? एग्जामिनेशंस आ गई तुम्हारी, तुरवा भी ली, ठीक है यार छोड़ो उसको, अब थोड़ा पढ़ाई कर ले हैं। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जो लास्ट में फाइनल इवेल्युएशन निकलती है, जैसे आप पेपर देके आते हो तो जेआरएफ हो गया है ना, तो इसको इवेल्युएशन कहते हैं। तो इवेल्युएशन सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, एग्जाम लेना, आपके अंदर जाके क्या होता है, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन, जैसे बच्चों को पेपर लेते हैं ना, इसमें यहाँ से आएगा इवेल्युएट होगा लर्नर। साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन का मतलब है लर्नर की सोच को समझना। अब लर्नर की सोच को अगर समझना है तो हम कैसे पेपर लेंगे? ये तो भाई एग्जामिनेशन सिंपल है कि हम लर्नर के अचीवमेंट टेस्ट करना चाहते हैं, उनके एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहते हैं। बट साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होते हैं, जिसमें पीपल मतलब लर्नर्स ही होते हैं हमारे, इसमें साइकोमेट्रिक, साइकोलॉजी मैट्रिक मतलब कि उनको एक तरीके से मेजरेबल टर्म में फाइंड करते हैं, और प्रोजेक्टिव या बिहेवियरल एनालिसिस भी किया जा सकता है। अभी इसमें से प्रोजेक्टिव कैसे होता है? प्रोजेक्टिव होता है जैसे लर्नर की कॉन्शियसनेस को समझना। प्रोजेक्शन शब्द का मतलब है कि उनके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, उनके बारे में आइडिया लगाना उनकी सोच से। तो इसके लिए रोशास टेस्ट बना है और थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट बना है। रोशास टेस्ट में क्या होता है कि एक इंक बोल्ट लेते हैं, मतलब कि इंक का डिब्बी लेते हैं, उसको ऐसे छिड़क देते हैं, छिड़क देते हैं बस। अब एक भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कलरफुल भी दिख रही है, वो तो डिपेंड करता है उससे। अब जैसे भी फोटोज बन रही हैं, अब लर्नर को बोला कि ये सारी शेप्स बनी है, अब आप बताओ इनसे आपको क्या समझ में आ रहा है।
अब कोई भी पर्सन है किसी भी चीज का मतलब अपने हिसाब से ही निकालता है। अगर कोई पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ता है ना तो वो अपने मतलब की चीज पढ़ता है उसमें से। बच्चे अलग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हस्बैंड वाइफ अलग टाइप की न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब सास बहू वाले सीरियल वगैरह भी देख सकते हैं। छोटे बच्चे और कार्टून वगैरह ढूंढेंगे उसमें। कुछ लोगों का थिंकिंग अगर अलग जाएगा तो वो एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, हाँ ये सब चीजें होती है। क्रिकेट देखेगा, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सिमिलरली इस फोटो में भी हमारे साथ कैसी गुजरी है, हमारी सोच कैसी है, हम किस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, उस हिसाब से इसके मतलब निकालेंगे, ठीक है। तो उनका कहना है कि जो आप मीनिंग निकाल के कहानी सुनाओगे ना वो एक्चुअली आपके अंदर से आएगी और वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाएगी। आप समझे? हाँ, यू डिड दिस टेस्ट। अच्छा, सो जैसे कि आपको ये क्या लग रहा है, many things to many peoples, ये डोर लग रही है? अच्छा, बेबी को डोर ही लगेगी। और बताएं, मॉन्स्टर्स लग रहा है, बच्चे लग रहे हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक पेंडिंग था, आज हो गया है। बैट लग रहा है, चमगादड़, ठीक है, डॉल लग रही है, भूत लग रहा है, 2 एलिफेंट लग रहे हैं, डिजाइनिंग किस चीज की, कबूतर जा जा जा, नेकलेस लग रहा है थोड़ा। तो भाई जैसे जैसे हमारे विचार आते हैं ना हमारे अंदर, वैसी वैसी चीजें दिखाई देती है, समझे? तुमने मंकी देखा होगा रिसेंटली, हैरी देखा था? तुमने चुड़ैल देखी थी? तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती है, समझे? चलो, अब इसमें क्या हुआ, या उसके बारे में सोचा होगा। ड्राइंग लग रही है, अबे ड्राइंग तो है, किस चीज की ड्राइंग है? मुर्गी लग रही है। खाई थी क्या? अच्छा ठीक है, तो जो रोशैश टेस्ट है इसमें ना थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये टेस्ट, क्योंकि कुछ भी लगता है ये, है ना। इस वजह से फिर इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आया था, वो था थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट। इसके अंदर ना थीम बना दी गई, इसमें मीनिंगफुल फोटोज जो एक्चुअली दिखती है प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पे बॉय गर्ल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइप की फोटोज बनाई और इसके अंदर लोगों को ऐसे ही मीनिंगफुल फोटोज, यहाँ पे ऐसे इंक के छिड़के नहीं फेंकने, ठीक है, ऐसा। अब इसमें सॉरी क्या था भाई, प्रोसेस गिवन बाय, धन्य है रश्मि। भाई मेरे को एक बात बता दो, रोशैस टेस्ट किसने दिया? अरे यार, रोशैस ने दिया, हरमन रोशैस, और इन्हीं का नाम ही तो है, और क्या ये। थीमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट हेनरी मुराय ने दिया है, ठीक है। सो इसके अंदर ना सिर्फ मैंने एक कार्ड दिखाया है, लेकिन टोटल 20 कार्ड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, और वो ऐसे ही होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। फिर उसके बेसिस पे आपको क्या स्टोरी बनी, फिर बोला जाता है कि बताओ आपके माइंड में जो स्टोरी आ रही है वो कहानी सुनाओ। फिर वो उस कहानी के बेसिस पे किसी पर्सन का नेचर के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें गुस्सा हो रही है तो ये तुम्हारा नेचर अलग अलग तो पता चल गया, ठीक है। किसी को हस्बैंड वाइफ लग रहा है, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहा है, और गुस्सा है इसको, इसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने कुछ बोला है। अच्छा ठीक है, पक्का आइसक्रीम मांग रही थी। अच्छा समझ लिया ना हमने। तो ऐसा करके हम किसी का नेचर, इसको आइसक्रीम की भूख लगी और दूसरे को भी लगाना चाहती है, अपसेट लग रही है, कुछ समझने की कोशिश, कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। हाँ ठीक है, उसको छोड़ के जा रहे हो। तो मतलब इस तरीके से लोगों की ना थिंकिंग को समझा जाता है, ठीक है। अब दोनों समझ में आ गए, दोनों में ही, एक में बस इंक वर्ड को यूज किया गया है और दूसरे में प्रॉपर जस्टिफाइड फोटोज है, और फिर 20 फोटोज दिखाई जाती है और फिर स्टोरीज पूछी जाती है, उसके बेसिस पे जो कहानी उन्होंने समझाई उससे उनके पास्ट को रिलेट करके बताया जाता है कि आप इस तरीके के हो, ठीक है। फिलोसफिकल इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन बेस्ड ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टेस्ट ऑन मेमोरी। सो इसके बेसिस पे लर्नर की जो मेमोरी है उसका टेस्ट लिया जाता है। शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही है। अच्छा थोड़ा फिलोसफी समझ लेते हैं। फिलोसफी में होता है किसी कंसेप्ट को, फिलोसफी को समझना, ठीक है, ऐसा। न्यू फिलोसफी ऑफ मेजरमेंट, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो पुरानी ट्रेडिशनल फिलोसफी है, इसका मतलब है रैंडमली जनरल
पॉपुलेशन के लिए जो भी बातें कही गई है ना उसको समझना, और फिर जो न्यू कंसेप्ट है इसके अंदर क्या इन्वायरमेंट से भी लिंक करना, उसको रियलिटी से भी लिंक करना। सिर्फ ऑलरेडी जो फिलोसफी मान लीजिए अरिस्टो जी ने दी है, पाइथागोरस ने दी है, थेल्स ने दी है ना, उसको अंडरस्टैंड करते रहे तो ट्रेडिशनल था। अब उसको आज की लाइफ के साथ जोड़ते हुए, इन्वायरमेंट से जोड़ते हुए उसकी इंपॉर्टेंस समझना, उसको अपग्रेड करना, तो ये एक नया तरीका है न्यू फिलोसफी का। अच्छा, और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से, हमने पहले किए भी थे ये, ठीक है। रूसो किससे रिलेटेड है? नेचर, नेचुरलिज्म, नो फॉर्मल टीचिंग, सिर्फ एक जगह टिक के मत पढ़ाओ, ओपन, बाहर जाने दो बच्चों को, सीखने दो। देन फ्रॉबल ने क्या दिया था? किंडर गार्डन सिस्टम दिया था। वो कहते हैं लर्नर को सेल्फ एक्टिविटी में सिखानी चाहिए, क्रिएटिविटी सिखानी चाहिए। किंडर गार्डन में जैसे छोटे बच्चों को कुछ पजल्स दी जाती है, वो एक के ऊपर एक लगाते हैं और फिर इनको आता है अपने आप से कि कैसे कोई चीज सीक्वेंस में लगती है। महात्मा गांधी जी बेसिक एजुकेशन से लिंक्ड है, वर्धा एजुकेशन सिस्टम बताया था उन्होंने, और नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी अक्टूबर 22-23 1937 में, तो इस पे आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। नई तालीम इसको कहते हैं। आपका बेटा केजी किंडरगार्टन सिस्टम में है, अच्छा, तो वो सेल्फ एक्टिविटी करता होगा, चीजों से सीखता होगा कुछ ना कुछ। इस कॉन्फ्रेंस को वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, क्योंकि वर्धा एक जगह का नाम है। ये जगह कहाँ बताओ? उस जगह पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया में ही है लेकिन है कहाँ? वर्धा। मैं को यही दो में कन्फ्यूजन होती है, गुजरात या महाराष्ट्र, बचा की कर लेती हूँ। महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो याद रखना ये महाराष्ट्र में है। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी नेचुरलिज्म को बोलते हैं कि लर्नर्स को नेचर से जोड़ो, जैसे रूसो जी है ना, वैसे ही इन्होंने भी क्रिएटिविटी वो रियल लाइफ में सीखे, बाहर जाने दो लर्नर्स को, ये सब सिखाते हैं। महाराष्ट्र ही है मैम, गांधी गुजरात के थे। हाँ, तो वर्धा जगह पूछ रहे हैं हम, तो गांधी जी का थोड़ी ना पूछ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, फर्स्ट किंडर गार्डन सिस्टम किसने निकाला? सनी शिवियनोल। अभी पढ़ा है तुमने, फिर नहीं सही होता। रूसो का कंट्रीब्यूशन बेसिकली मॉडर्न में किस लेवल के ऊपर था? ठीक है, वेरी गुड टोल। सो नेचुरलिज्म से भी करते हैं रूसो एंड रविंद्रनाथ टैगोर मेनली। हमारे यहाँ पे एक ही अरबिंदो। अरबिंदो ने क्या बोला? अरबिंदो सोसाइटी की स्थापना करी और उन्होंने कहा कि लर्नर को ट्रेडिशनल तरीके जैसे कि गुरु के पास जाके सीखे ऐसा, एंड मॉडर्न तरीके जैसे कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज कराएं, दोनों को करवाना चाहिए। उन्होंने इंटीग्रल कह दिया, इंटीग्रेशन कह दिया इन दोनों चीजों का। सो इंटीग्रल एजुकेशन, ग्रोइंग सोल, बच्चा एक ग्रो करती हुई आत्मा होती है, इसको बेस्ट देना है, मोस्ट पावरफुल। एक तो मोस्ट इनेट, मतलब जो चाइल्डहुड से ही उसको सिखाई जाती चीजें, वो भी बड़ी जरूरी है, ठीक है। और इट हेल्प चाइल्ड टू डेवलप ऑल फेसेट, मतलब हर तरीके से लर्नर की पर्सनालिटी को बढ़ावा देती है ये। इन्होंने कहा कि लर्नर को स्ट्रॉन्ग, सफल मतलब सुलझा हुआ, ब्यूटीफुल बॉडी है ये, हेल्दी, सेंसिटिव, अच्छे से सोच समझना, इमोशनली भी उसकी रिफाइन करनी है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, एनर्जी भी होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के लर्नर्स होते हैं, उनको जीती जागती इंटेलिजेंस उनके अंदर जगानी है, उनके अंदर इच्छा शक्ति जगानी है कुछ पढ़ने की, स्पिरिचुअल क्वालिटीज भी सिखानी है, तो हो गया ना ट्रेडिशनल भी, तो इनको आउटगोइंग भी सिखाना है, मल्टीडिसिप्लिनरी भी सिखाना है, स्पिरिचुअल भी सिखानी है, ट्रेडिशनल भी सिखानी है, सब कुछ पढ़ाना है, ऐसा बोलते हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओनली मॉडर्न, ओनली
ओल्ड, इससे नहीं होता. नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन स्किल्स बट सेल्फ डेवलपमेंट. लर्नर को नरिश करना है, पालना पोसना है. सो इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल दोनों चीजें आनी चाहिए. ठीक है, ये चीज बोला उन्होंने. अब आगे समझ. नर्चर करना मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, वैसे ही लर्नर्स को भी नर्चर करना है, नरिश करना है, उनको बढ़ावा देना है. ठीक है, पोषित किया जाता है. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन दी थी ना. सो ये हमारे वाइस चांसलर भी रह चुके हैं बीएचयू के, इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और प्रोफेसर भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में. चेयरमैन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के थे. फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्हीं ने दी थी. ठीक है, अच्छा जी, वेरी गुड. हाँ, इनका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे भी आता है. अभी फ्रेंड्स, कृष्ण मूर्ति जी कौन है? एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड. लोगों का जो दिमाग है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एजुकेशन देनी चाहिए, ये कृष्ण मूर्ति जी ने कहा. जॉन डेवी का सबको आता है. जॉन डेवी ने कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग लर्नर को कराओ, लर्निंग बाय डूइंग कराओ, जिससे वो खुद एक्सपीरियंस करे और आगे बढ़े. मरिया मोंटेंसी ने क्या कहा था? सेंसेस को यूज करने दो, सेल्फ एजुकेशन, लर्नर को खुद अपने दिमाग से सोचने दो. और इन्होंने लर्नर्स को ग्रुप्स में बांटा था कि इतने से इतने पर्टिकुलर एज के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके मोंटेंसरी स्कूल्स बने थे पहले. अब खैर उसको छोड़ के किंडरगार्टन सिस्टम ज्यादा अच्छे माने गए हैं, तो वो चल रहे हैं. हाँ, 3 to 6, 6 to 9 ऐसे करके. टीचर्स डे 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे में मनाया जाता है. वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है. ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर में. एंड इंटरनेशनल लिटरेसी मतलब कि साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है. ठीक है. नेशनल एजुकेशन डे इंडिया का 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी याद में मनाया जाता है. ठीक है, उनके बर्थडे पे. चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को चाचा नेहरू जी के बर्थडे पे मनाया जाता है. ठीक है, सारे टीचिंग से रिलेटेड हो गए. और 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे है. 24 जैन को ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. इंटरनेशनल एजुकेशन डे और इंडिया में गर्ल चाइल्ड डे. आपका भी बर्थडे है? अच्छा जी. इंटरनेशनल एजुकेशन डे और गर्ल चाइल्ड डे दोनों होते हैं इस दिन. हाँ, वुमेन्स को एम्पावर करना. ये क्यों एम्पावर करते हैं? ताकि बच्चों को आगे पढ़ाया भी जाए, उनको अपने राइट्स का भी पता हो, जिसकी वजह से वो अपने हकों को भी ले सके, ताकि उनको गुड एजुकेशन मिले, उनको भी खाना मिले, उनकी हेल्थ केयर भी हो, एंड डोमेस्टिक वायलेंस से भी अपने आप को बचा सके आगे जाकर. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बच्चों की मैरिज ना हो. तो डॉरी, दहेज प्रथा से रोकने के लिए. तो इन सभी चैलेंजेस से बचाने के लिए भी गर्ल चाइल्ड डे या गर्ल चाइल्ड पढ़ाया जाता है. समझे? सो लिटरेसी की अगर हम बात करें तो साक्षरता, कितने % लोग साक्षर थे पहले? 72.99. अभी 2021 का मैंने डाटा डाला है, क्योंकि ये पूरे 10 साल बाद होता है ना सर्वे, तो वो 77.70, थोड़ा सा ही बढ़ा है, मतलब 5 पॉइंट बढ़ गया लगभग. ठीक है, हाँ जी. क्या 74.04 था लिटरेसी रेट की? कुछ और देख रहे हो आप? मेल्स का 80 समथिंग था एंड फीमेल का 64. ठीक है, हाँ जी, बहुत होता है. हाँ, वैसे पॉपुलेशन वाइज देन 80 का 84 हो गया है, फीमेल का 64 to 70% हो गया है. गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड गोल ऑफ अटेनिंग 100% लिटरेसी 2030. 2030 तक हमारा गोल है कि हम 100% साक्षरता दर तक पहुंच जाएं. न्यू एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम भी निकाला गया है अगस्त 2021 में. ठीक है. नेशनल साइंस डे, सीवी रमन हमारे हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, इन्होंने एक रमन इफेक्ट दिया था. इनकी वजह से हम 28 फेब को सेलिब्रेट करते हैं. रमन इफेक्ट के अंदर क्या था? इसके अंदर वैसे इससे पहले जो साइंस के इफेक्ट थे वो यही थे कि कोई लाइट यहाँ से आती है और वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है.
बट सीवी रमन जी ने बताया था कि वो रिफ्लेक्ट नहीं बल्कि रिफ्रैक्ट करती है, मतलब वो बिखर जाती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे जाए, और ये प्रूफ भी हुआ था, स्कैटर हो जाती है। एंड इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजिक्स के अंदर 1930 में। तो उन्होंने चेंज ऑफ वेवलेंथ बताया था। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है, योगा डे। ठीक है, अभी हमारा जो टॉपिक बचा है वो है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं प्रभा। ठीक है, फटाफट से करते हैं, फिर हमारा टीचिंग खत्म होने वाला है। मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक्स, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ये याद रखना। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, ठीक है, अब मैं इतनी दूर आ गई। लास्ट वाला क्या, योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। ओपन ऑनलाइन याद रखना, ओपन पहले है, ठीक है, अर्पित भी स्वयं के अंदर ही होता है। सो ये शब्द 2008 में निकला था। वॉइस ब्रेक हो गई। हेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं आ रही? आ गई? अब रिफ्रेश किया था ना जब आवाज नहीं आ रही थी। तो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज सबसे पहले 2008 में निकले थे, जो कि जिस रेफर टू अ कोर्स कॉल्ड कनेक्टिविज्म, कि हम कनेक्ट कर रहे हैं दूसरों के साथ और कनेक्टिविटी नॉलेज दे रहे हैं। इस्टेब्लिश किया था स्टीफन डॉन ने, जॉर्ज सैमन ने। ठीक है, ये भी आ सकता है किसने दिया। और इंडिया में मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफिशियली स्वयं प्रभा के थ्रू आए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था स्वयं को, स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इन सभी को एक ही बार में 9 जुलाई 2017 को। इन्होंने कहा था कि हम लोग टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करना चाहते हैं, टेली कम्युनिकेशन को भी पेनिट्रेट करना चाहते हैं। पेनिट्रेट का मतलब हर जगह, हर किसी के पास टेली कम्युनिकेशन हो और इंटरनेट हो। सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ये जो डिवाइड है एक्सेस और क्वालिटी का, उसको क्वेल कर सके, उसको खत्म कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड को या गैप को रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छे टीचर से ज्यादा बच्चे बहुत दूर दूर से भी पढ़ सकते हैं, जो अदरवाइज ट्रेवल नहीं कर सकते थे। आईसीटी सॉल्यूशन इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, टॉप टीचर से उनको पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे ऑनलाइन अनअकैडमी में भी आप इतनी दूर दूर बैठे मेरी क्लास ले पा रहे हो, है ना, तो ऐसे ही आईसीटी के थ्रू बच्चे पढ़ सकते हैं दूर दूर से। डिजिटल मोड सस्ते होते हैं, देख लो, एक्सपेंसिव नहीं होते, आसानी से इसको एक्सेस किया जा सकता है, इंटरेक्टिव होते हैं। स्ट्रक्चर और इंटरेक्टिव होगा, यस। अनअकैडमी में प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, टाइम टेबल होता है, इस दिन ये क्लास होगी, ऐसे ही स्वयं पे भी होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों देते हैं, क्योंकि लर्नर अगर लाइव नहीं ले पाता तो वो ऑफलाइन देख सकता है। ठीक है, स्वयं से शुरू करते हैं हम। गाय जो मैम ने पहले से पढ़ रहा है वो एक बार लास्ट डाउट देख ले। एक तो ये क्या कह रहा है रमा, रामा के डाउट ही नहीं खत्म आ रहे। मैम यदि हम बाद में रिवाइज करेंगे तो कैसे पता चलेगा, टीचिंग का कुछ पार्ट आईसीटी डाउट में प्लीज बता दीजिए। वही, अगर बाद में पढ़ोगे तो इसके बाद टीचिंग के बाद एक्चुअली बीच में कौन कौन सी यूनिट्स हुई थी, डेटा इंटरप्रिटेशन और आईसीटी हुई थी। इन्हीं के डाउट क्लियरिंग क्लासेस में थोड़ा थोड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद इनके डाउट क्लियरिंग क्लास उठा के देख लेना, ऐसे मैराथन देख लेना। ये वाले पोर्शन तो सिंपल हाँ थे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 थ्योरीज आई थी, जिसकी वजह से पूरी क्लास उसमें खप गई थी, इस वजह से आगे आगे चल गया सारा कुछ। अब पढ़ा दूं, वैसे आज तो आई होप खत्म हो जाएगा ये। स्वयं में मूक मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, हाँ सिर्फ डाउट वाली क्लास कर लेना, क्लास में ही कराया, ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पे इधर उधर भागना पड़ेगा, अनअकैडमी पे ही कराया है। हाँ जी, पीडीएफ
यार तुम लोग यही बातें करते थे। पीडीएफ में तो था सब कुछ, जो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करी थी उसमें तो था सब कुछ, टीचिंग एप्टीट्यूड की उसमें। बस ये रिमेनिंग पोर्शन अभी करा रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। स्वयं क्या है? स्वयं टीचर्स न्यू कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज करवाए जाते हैं स्वयं के प्लेटफॉर्म पे। इसको कहते हैं कि टीचर्स यूज कर सकते हैं मटेरियल भी और अपनी खुद की टीचिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अर्पित टीचर्स का रिफ्रेशर प्रोग्राम है, वो भी स्वयं पे ही दिया जाता है। और इसमें जो स्वयं प्रभा निकाला था, ये डायरेक्ट टू होम डीटीएच चैनल है, जिसमें जब लॉन्च किया था ओनली 32 चैनल्स थे, अभी ये 34 चैनल्स हो चुके हैं। स्वयं की क्लासेस लेने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। जो स्वयं प्रभा है इसके लिए आपको टीवी और उसमें डायरेक्ट टू होम डीटीएच कनेक्शन चाहिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, समझ आ गई अब? जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता लेकिन टीवी होते हैं, वो दूर दूर रूरल एरिया में जहाँ पे इंटरनेट पहुंचा ही नहीं है, वो टीवी से पढ़ते हैं। और जिनके पास इंटरनेट होता है वो स्वयं के कोर्स भी कर सकते हैं। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जैसे नेशनल टीवी पे आता है। हाँ, ऑथेंटिकेशन ऑफ क्रीडेंशियल, मतलब हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं ना, 10th के 12th के और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के, ये सारे सर्टिफिकेट्स को हम डिपॉजिट कर सकते हैं नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में। और अब एक्चुअली ये चेंज हो गया है, ये चला गया है डिजी लॉकर में, क्योंकि दोनों का काम सिमिलर था, तो नैड पूरा का पूरा डिजी लॉकर में ही उन्होंने उसमें डाल दिया है, मर्ज कर दिया है। स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ध्यान से देख लो, ये स्टडी का वेब है, जाल है एक तरीके से, नेटवर्क है ना, ऑफ एक्टिव लर्निंग, ताकि आप एक्टिव लर्निंग कर सको। यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो कुछ पढ़ना चाहता है उन यंग बच्चों के लिए है ये। सो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके एजुकेशन पॉलिसी के हमारे 3 बेसिक हैं। क्या है? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। मतलब कि हर कोई पर्सन एजुकेशन तक एक्सेस कर सके। दोनों आ गया तो कैसे चूज करेंगे? रात में एक क्वेश्चन आया था, कौन सा कैसे चूज करेंगे? वहां पे डीटीएच चैनल है टीवी वाले। अच्छा, दोनों आ गया तो कैसे चूज करेंगे? तो डिजी लॉकर के अंदर बेसिकली आप आधार कार्ड, स्टडी रिलेटेड ये सब भी कर सकते हो, और जो नेट था वो ओनली स्टडी रिलेटेड सर्टिफिकेशन के लिए था। ठीक है, उसमें अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो भी रख सकते हैं। मैम कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। हाँ, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस मतलब किसी एजुकेशन तक पहुंच सके, इक्विटी सबको एक समान मिल सके, और क्वालिटी मिलनी चाहिए। स्वयं कहता है कि हमें डिजिटल डिवाइड के बीच में ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? कि सब तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है, ये डिवाइड है ना, भेदभाव है ना, इसके बीच में ब्रिज बनाना है, मतलब पुल बनाना है। इसका मतलब हम हर जगह इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं, समझे, ताकि बच्चे स्वयं के कोर्सेज भी कर सके। इक्विटी एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं करनी हमें, इक्विटी करनी है। इक्विटी का मतलब जो जितना डिजर्व करता है उतना उसको मिले, इसमें सबको सेम मिले। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं कि सबको अगर हमने सेम बॉक्सेस दे दिए खड़े होने के लिए, तो एक बहुत लंबा पर्सन है वो यहाँ तक आ गया, एक छोटा पर्सन और एक उससे भी छोटा पर्सन है, तो ये यहाँ आया, तो सबको सेम तो नहीं मिला। इसको यहाँ पर मैच देखना है, इधर इस साइड पे मैच हो रहा है, तो देख पाएंगे क्या ये दोनों ढंग से? इसको ऊपर ऊपर होना पड़ेगा, ये अच्छे से देख रहा है और ज्यादा ही अच्छे से देख रहा है। अब वहीं पे इसको बॉक्स दो ही मत, इसको दे दो और इसको थोड़ा और बड़ा दे दो, तो अब ये अच्छे से देख पा रहा है, ये भी देख पा रहा है, ये भी देख पा रहा है। तो मतलब जो जितना डिजर्व करता है उसको उस हिसाब से उतनी चीजें मिलनी चाहिए सबको। अगर एग्जाम्पल के लिए सबने डॉक्टर बनना है, सबको मैं डॉक्टर बना दूं, तो भाई बाकी काम कौन करेगा? हमारा घर के आसपास और भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर वो कौन करेंगे बता दो? पॉसिबल नहीं है ना। तो सिमिलरली यहाँ में जिस पर्सन ने जैसी काबिलियत रखी है, जैसी नॉलेज रखी है, वो उस टाइप के काम कर लेगा। अब समझ में आई? यस।
फिर टीचर कौन बनेगा, बाकी लोग कौन बनेंगे, इसलिए। जैसे कि एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ है ना, क्या कह रहा है ये, आप कर लेना मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा तो जैसे एंटी यूजीसी नेट जेआरएफ है, अब जिसने पेपर अच्छे से क्लियर किया है तो वो टॉप में आ जाएगा, फिर उस हिसाब से उसको जेआरएफ मिल जाएगी। अब जिसने पूरी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, जो सिर्फ कट ऑफ पे आना चाह रहा है, कट ऑफ आगे पीछे होगी तो क्या करेगा वो, फिर इसलिए जो जितना डिजर्व करता है, जितनी मेहनत करता है, उसको उसका फल मिलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, समझे। प्रोग्राम कैटेगरीज में क्या क्या आता है, कौन कौन से प्रोग्राम पढ़ाए जाते थे, स्कूल प्रोग्राम। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो वो लिखा है कि स्कूल से रिलेटेड कितने कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल थे। देन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये तो हो गया नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। फिर टीचर एजुकेशन के लिए इसमें डीएलएड के कोर्स भी होते हैं, अर्पित भी होता है। अर्पित की फुल फॉर्म है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ठीक है। हाँ जी। मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी टीचर्स अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। एंड इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ये रोटी होती है, ये आधी रोटी होती है, ये चप्पा रोटी होती है, ये क्वार्टर रोटी होती है, समझे। ऐसे ही जो स्वयं है, अच्छा तुम्हें पिज्जा ही खाना है, ठीक है। स्वयं के अंदर भी 4 होते हैं, वही पिज्जा में 4 का होते हैं, उसमें तो ज्यादा होते हैं सेक्शंस, यस। तो इसमें ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा वाला। वीडियो फर्स्ट नंबर पे वीडियो ही है, ठीक है। अर्पित का फुल फॉर्म ये रहा, कहाँ गया, एक तो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ठीक है, एनुअल रिफ्रेशर। हाँ, सेकंड में क्या है, देखो अनअकैडमी से बिल्कुल सेम मैचिंग है, ये अनअकैडमी जैसे ही है। अनअकैडमी में सबसे बड़ी बात क्या मिलती है हमें, वीडियो मिलती है, सबसे ऊपर आएगा स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल। अब वीडियो के अंदर आपको क्या दिखती है, पीडीएफ्स, तो यहाँ पर पीडीएफ वगैरह आ गया, ये मटेरियल आ गया जिससे हम पढ़ाई करते हैं, समझे। फिर क्या आता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्विजेस, मतलब 3rd नंबर पे हमारे क्विजेस आ रहे हैं। जो नंबर है वो डिट्टो सही होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, पेपर में भी आया था। एंड देन 4th में क्या आएगा, 4th में क्या आ रहा है, फोरम, डिस्कशन फोरम, जिसमें आप डाउट पूछते हो, ठीक है। डिस्कशन फोरम जिसमें आप डाउट्स वगैरह पूछते हो, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अनअकैडमी पे जो अभी हो रहा है, हाँ, आप नवदीप को सर्च करेंगे, जो पूछा था कैसे डाउट पूछते हैं आप बता दो दोबारा से, उसमें कंप्लीट कोर्स ऑन जो चल रहा होगा उस कोर्स में आएंगे। जैसे अभी आईसीटी चल रहा है, इसमें आ गए थे, अगली बार डाउट पूछना होगा तो जो तब चल रहा होगा उस कोर्स में आएंगे, ताकि वो डाउट मैं ले पाऊँ। फिर उसके अंदर अपडेट पे क्लिक करेंगे और जो सबसे ऊपर पोस्ट होगा उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स कोई भी कर सकता है और एक दूसरे के कमेंट्स के रिप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिस्कशन फोरम। और आपको अनअकैडमी उसको अपडेट लिख के देता है, लेकिन एक्चुअली वो डिस्कशन फोरम है। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। एडुकेटर की साइड पे सही दिखता है, अनअकैडमी को तुम्हारी साइड से भी यही दिखाना चाहिए, ताकि ये टॉपिक तुम्हारा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं अपनी साइड से खोलती हूँ ना, तो मुझे ये डिस्कशन फोरम ही दिखता है, इसी के अंदर आपके चैट्स होती हैं, समझे। लेकिन आपको इसकी जगह पे अपडेट दिखता है, जिसके आप अब समझ में आ गया आपको, हाँ जी वही है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, वीडियो। सेकेंड नंबर पे क्या है, प्रिंटेड मटेरियल या डाउनलोड कर सकते हो ऐसा कोई मटेरियल। एंड देन सेल्फ असेसमेंट करने के लिए टेस्ट या क्विजेज होते हैं, और डिस्कशन फोरम डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए, ऐसा होता है, ठीक है। ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया इन सब के थ्रू पैडागोजी या टेक्नोलॉजी से टीचिंग करवाई जाती है।
यस। अब इसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब किन्होंने मिलकर बनाया इसका प्लेटफॉर्म। तो टोटल 9 कोऑर्डिनेटर है किसके, स्वयं के। AICTE सेल्फ पेस इंटरनेशनल कोर्सेज बनाने में हेल्प करता है, जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है। टीवी पे कोई डाउनलोड कैसे कर सकता है? टीवी पे डाउनलोड, टीवी कहाँ से आ गए यहाँ पर? ओहो, ये मैं स्वयं पढ़ा रही हूँ कि स्वयं प्रभा पढ़ा रही हूँ? स्वयं प्रभा इंटरनेट पे आता है। स्वयं ऐप भी है, वेबसाइट भी है, दोनों है, ठीक है। नहीं, स्वयं के हैं ये क्वाड्रेंट, स्वयं प्रभा के नहीं। AICTE टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखता है। NPTEL इंजीनियरिंग, UGC पोस्ट ग्रेजुएशन, CEC अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन की फुल फॉर्म है। NCERT और NIOS स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और IGNOU ओपन स्कूल एजुकेशन, आउट ऑफ द स्कूल। IIMB मैनेजमेंट स्टडीज एंड NITTR टीचर ट्रेनिंग्स, टीचर्स के लिए है ये। तो स्वयं के कोर्स swayam.gov.in या फिर स्वयं की ऐप में भी होते हैं, मतलब आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप से देख सकते हो या ब्राउजर से भी देख सकते हो। इसमें जो NIOS है ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसे IGNOU है ना, इसको कैसे लर्न करें, सुनो थोड़ी देर और दो बार देखोगे तो भी हो जाएगा, समझो कि किसमें क्या क्या है। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, जैसे IGNOU है। IGNOU क्या है, IGNOU कॉलेजेस वगैरह के लिए है। बिल्कुल वैसे ही 10th 12th क्लास के लिए या 14+ क्लासेस के लिए, 14 इयर्स के 14 साल के बच्चों के ऊपर की क्लासेस के लिए अगर उन्होंने ओपन लर्निंग करनी है, रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यस, ये स्कूलिंग के लिए है। ये किसने बनाया था, क्वेश्चन आ सकता है। CBSE ने निकाला था 1979 में। इसमें 14 इयर्स से ज्यादा एज ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं और सेकेंडरी एजुकेशन कोर्सेज होते हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, मतलब जिसमें बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती है, या फिर लाइफ को अच्छा बनाने वाले कोर्सेज भी होते हैं, लाइफ एनरिचमेंट, लाइफ लॉन्ग कोर्सेज। तो यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा आपको इस चार्ट से। स्कूल एजुकेशन के लिए कौन थे, NIOS और NCERT, ठीक है। आउट ऑफ द स्कूल के लिए IGNOU, अंडर ग्रेजुएशन के लिए NEP इंजीनियरिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए IIM बैंगलोर एंड CEC फॉर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज। देन पोस्ट ग्रेजुएशन में NPTE इंजीनियरिंग के लिए, IIM बैंगलोर, एंड जो CEC है ये अंडर ग्रेजुएशन का है, इसकी जगह पे UGC आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज कराने के लिए। अब आई समझ, तो यहाँ से क्लियर हो गया सब कुछ। ये क्वेश्चन इस बार 2022 में आया था। स्वयं प्लेटफॉर्म इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, किसने बनाया था? और मैंने कराया हुआ, बहुत सालों से करा रही हूँ मैं, मतलब 2017 से ही करा रही हूँ ये तो, जब से आया ये। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE और माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट आंसर था उसके अंदर, ठीक है। सो किसकी हेल्प से बनाया गया है ये? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से बनाया गया है, जिसके अंदर अंडर स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज सारे करवाए जाते हैं। सो MHRD क्या करती है यहाँ पर, जो कि इसका नाम बन चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के गाइडलाइंस, हाँ जी, तैयार करती है। गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन कोर्सेज स्वयं भी डिसाइड करती है। UGC क्या करती है, इसका गैजेट तैयार करती है कि क्रेडिट फ्रेमवर्क कैसे होगा, कि स्वयं पे पढ़ाई करके आपको क्या मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं, वो जब नया नया आया था तब थे वो आवर्स, अभी तो इससे इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये कहता है क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग थ्रू स्वयं, स्वयं के थ्रू किस टाइप के कोर्स में कितने क्रेडिट मिलेंगे बच्चों को, तो वो सब चीजें डिसाइड करता है UGC। देन AICTE टेक्निकल एजुकेशन को देखता है और क्रेडिट फ्रेमवर्क ऑनलाइन लर्निंग थ्रू स्वयं टेक्निकल कोर्सेज के लिए डिसाइड करता है, ठीक है। जनरल कोर्सेज के लिए UGC एंड टेक्निकल कोर्सेज के लिए AICTE डिसाइड करता है। क्रेडिट ट्रांसफर,
यूजीसी ऑलरेडी इशू कर चुके हैं यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू स्वयं। 2016 में ये रेगुलेशन आई थी। इसमें एडवाइस किया गया था कि सब कुछ एक जैसा एक समान करने के लिए यहाँ पर जो भी क्रेडिट्स अर्न करेंगे बच्चे वो उनके एकेडमिक रिपोर्ट के साथ मर्ज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। AICTE also put out gadget notification, हाँ नोटिफिकेशन दिया था इन्होंने। You'll need to unlock your iPhone first. मैंने सीरी बोला, अच्छा AICTE बोला था, इसको सीरी सुनाई दिया। AICTE मैं सोचा क्या हो गया इसको। जब उस दिन बुलाई जब तो नहीं इसने सुना था। करंट जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसका नाम आजकल है ना, जबकि तब नहीं सुन रहा था ये। NPTEL इंजीनियरिंग वाला, IIT मद्रास और गूगल की हेल्प से परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, इन सब ने इसका प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। ठीक है, आगे जाके जो इनिशियल सेटअप है वो बेसिकली इसका जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। उसके अलावा अभी इसमें ये भी ऐड हुए हैं। देन स्वयं प्रभा के ऊपर आते हैं हम। परसिस्टेंट, हाँ वो तो नाम है उस कंपनी का। स्वयं प्रभा 34 डायरेक्ट टू होम चैनल्स है जो टेलीकास्ट होते हैं टीवी में, जिसमें 24 घंटे 7 दिन मतलब डेली पूरा दिन हम देख सकते हैं। और ये एक सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं। जब हम टीवी की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनेट नहीं सैटेलाइट यूज होती है। तो सैटेलाइट का नाम है GSAT-15 सैटेलाइट। ये भी आई थिंक आया था इस बार पेपर में भी। GSAT-15 27 क्यों लिखा है? अरे वो लिखने बोला तो 24 ही था ना मैंने। 24/7 ठीक है। चैनल आर अपलिंक्ड। अब आपने जैसे पीछे पढ़ा था कि ट्रांसपोंडर होता है ना, वो सैटेलाइट के थ्रू मैसेज इधर से भेजता है। इस तरीके से यहाँ पर बिसैग है जो अपलिंक करता है चैनल्स को। DTH की फुल फॉर्म बता दो, मैं आज बहुत बारी बोल चुकी हूँ। डायरेक्ट टू होम, ठीक है। बिसैग के बारे में थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर। एक्चुअली उधर कितने कोऑर्डिनेटर थे? 9, यहाँ पर 7 है। NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, NIOS। इन्फ्लिमनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है इन्फ्लिमनेट की, जो कि गांधीनगर गुजरात में ही है। ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जो इनका पोर्टल बना रहा है, मेंटेन कर रहा है। भंग ना डालो, मैं अभी नहीं बता रही। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनल है जिसके अंदर 24/7 के बेसिस पे लेसन्स आते हैं। न्यू कंटेंट कम से कम 4 घंटे रोज इसमें आएगा और 5 बार तो रिपीट होगा, तो ये फिक्स है इसका। ठीक है, 4 घंटे कम से कम नया कंटेंट आना है। ये सब तो हायर एजुकेशन में भी है। अरे ये सब तीन यूनिट्स में है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, एक ICT और एक हायर एजुकेशन। तो मैं इधर पढ़ा दूंगी तो ICT में दोबारा आएगा तो नहीं पढ़ाएंगे ये वाला पोर्शन, है ना, क्योंकि 3 जगह सेम डिट्टो है, क्योंकि ICT से भी लिंक्ड है सारा। अच्छा, 4 आवर्स न्यू कंटेंट और 5 टाइम रिपीट टेलीकास्ट इसका होगा। चैनल आर अपलिंक फ्रॉम बिसैग, और बाकी मैंने ये अभी बता दिया आपको। तो इसके अंदर क्या क्या कवर होता है? हायर एजुकेशन के कोर्सेज कराए जाते हैं, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज होते हैं, स्कूल एजुकेशन 9 to 12 क्लास भी कवर होती है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में होगा उसके अंदर। देन टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, टीचिंग लर्निंग एड्स दी जाती है, टीचर ट्रेनिंग भी होती है, स्कूल एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है। करिकुलम बेस्ड लाइफ लॉन्ग मतलब क्या होता है? लाइफ लॉन्ग में जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, जिसको लाइफ में आगे यूज किया जाता है, वो वाले कोर्सेज होते हैं। और कुछ ऐसे कोर्सेज है जब ऑलरेडी 10th क्लास 12th क्लास का पढ़ाया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वही, जैसे अभी आपको 6-7 क्लास की वो भी डाल दी, मैथ्स भी डाल दी, है ना, 10th क्लास की मैथ्स डाल दी, JEE नीट्स में वो सब हेल्प करता है।
तो ये कह रहा है कि असिस्ट करता है, हेल्प करता है आगे क्लास 12th 11th और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है, आ गया बिसैग, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स इनकी फुल फॉर्म है। बिसैग का नाम इससे पहले रेसेको था, रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर, लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर बिसैग हो गया है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये क्या करता है, ये सैटेलाइट तक सिग्नल भेजना और उसके थ्रू आपके डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल्स में वो सब आ पाए, इन सब में हेल्प करता है। समझे, बिसैग 1997 में आ चुका था रेसेको नाम से, अब उसका नाम चेंज हो गया 2003 में ऐसा। ये जियो इन्फॉर्मेटिक है जो कि स्टेट लेवल एजेंसी है जो गुजरात में बनाई हुई है, और ये प्रोवाइड करती है सोल्यूशन ताकि वो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन पहुंच सके सैटेलाइट तक और सैटेलाइट से आप तक ये टीवी प्रोग्राम्स आ सके। ठीक है, ऐसा होता है ये। तो हमारा इसी तरीके से पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें डाल रखी है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, जिससे टीचर को हेल्प मिलती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो हेल्पिंग बिहेवियर रहते हैं। इनफ्लिप नेट क्या है, इनफ्लिप नेट गुजरात में है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है यूजीसी का, लेकिन ये पार्ट हम कवर करते हैं बेसिकली हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या बोला हुआ है, फुल्ली इसमें पहले क्या आता था ना, ये सिर्फ पहले ई लाइब्रेरी में था, अब ये बाकी दूसरे जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उन्हीं सबको वो देते हैं, डाटा सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टीचिंग की क्लास आईसीटी के डाउट क्लियरिंग तक है। हाँ, आज जाके खत्म हुई है। ये आखिरी पेज भी बता दूं, विजुअल लिटरेसी होता क्या है, मतलब जब बच्चे सबसे पहले किसी चीज से इंटरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं ये क्या हो रहा है। छोटा बच्चा भी है, देख ही रहा होता है दुनिया को, कुछ बोल तो रहा नहीं होता, समझ में नहीं उसको ढंग से आ रहा था। एबिलिटी टू इंटरप्रेट में सबसे पहला स्टेप कॉग्निशन के अंदर आता है विजुअली समझना, चीजों को देख देख के समझना कि ये सब क्या चीजें हैं। एंड अगर कोई पर्सन विजुअली नहीं देख सकता तो फिर उसके लिए क्या आता है, उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज होता है, मतलब वो फिर टच करके उसकी कितनी दूरी है उससे समझता है। ठीक है, एंड देन समवे एक वोकेशनल कन्वेंशनल एजुकेशन के लिए स्मृति ईरानी ने निकाला था, क्रेडिट फ्रेमवर्क है जिसके अंदर, एक सेकेंड, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ये, कि किस किस लेवल पे कितने कितने क्रेडिट्स मिलेंगे। अच्छा, अब आप क्या कह रहे हो, टीचिंग रिवाइज क्या है, नहीं टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो गया हमारा। अब वो मैंने यूट्यूब पे कुछ क्लासेस रखी हैं, रिवीजन क्लासेस 11, 12 और 13 को सुबह 10 बजे। ठीक है, और भी उसके आगे भी हैं वैसे, तो इनमें इस दिन तो एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराना है, इस दिन एक दिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा दिन क्या है, कि एक दिन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन है, एक दिन रिसर्च एप्टीट्यूड की रिवीजन है, ऐसे करके है। ठीक है, आने कहने वाले चैनल पे ये डेट है भाई, और कैसे कब कब। ओके, वो लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम में जब आएगा ना। हाँ जी, अब थोड़ा सा अच्छे से रिफ्रेश हो जाए ताकि आईसीटी का जो इतू सा टॉपिक था वो डिस्कस हो जाए डाटा रिप्रेजेंटेशन में। हाँ जी, वाइट को रेज द हैंड में पूछना है, किसने बोला ये, आती क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं आई थी, गाइडलाइंस अनअकैडमी दे रही है अभी तुम्हें ऑन करने से पहले। गुड आफ्टरनून मैम। अब तुमने मिस किया है, मैंने तो ऑन किया था, मैं देखो टच भी नहीं किया, मैं पानी पी रही थी ऐसे, पूरा प्रूफ है मेरे पास। मैं कौन बोलना, मैं मेरे हाथ में पानी है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। यस, मैम एक्चुअली मेरे एमए के और ये जो एनटी का भी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो दोनों एग्जाम साथ साथ हो रहे हैं,
तो प्रिपरेशन कैसे करें मैम, थोड़ा गाइड कीजिए। कौन सा वाला एनके का? एनटीए का भी नोटिफिकेशन मैम कभी भी आ सकता है एग्ज़ाम के लिए, और तो एमए का भी। हाँ, देखो मैंने भी एमकॉम करते करते ही निकाला था अपना जेआरएफ। सिर्फ 8 से 15 दिन के आसपास थे मेरे को, इसी के अराउंड टाइम था। मेरा एनकॉम का लास्ट पेपर हो रहे थे और यहाँ से इसके बाद जेआरएफ का यूजीसी का एग्जाम का था। तो साथ साथ दोनों को पढ़ो, मैं भी साथ साथ ही पढ़ती थी टाइम निकाल के, ठीक है? ओके मैम। कवर करो। ओके मैम, थैंक यू। क्या पूछना था? मैंने जामिया का फॉर्म फिल मर दिया तो कैसे भरना? तो मरने के लिए किसने कहा था? अरे भाई, जामिया का फॉर्म फिल कर दिया तो उसके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़े अच्छे से, अपना स्टैटिस्टिक्स पढ़े, और अपना अगर उसमें पेपर 2 भी आता है तो वो भी करें। फॉर्म आ गया जामिया वाला आपका? 2014 का है। हाँ, मेरा जो जेआरएफ अवार्ड लेटर आया था वो 2014 में आया था। एक्चुअली मेरी जेआरएफ दिसंबर 2013 में हुई थी। मैंने रिसेंटली अपना सर्टिफिकेट खोला था तो उसमें देखा था मैंने। हाँ, 2014 में जनवरी में उसका अवार्ड लेटर आया था घर पे, 1 महीने बाद। तुम्हारा तो ऑनलाइन आता है, मेरा घर पे आया था। अच्छा देखो, अब हम पढ़ाई करेंगे, मैंने चिढ़ा दिया तुम्हें तो। 1 2 3 रेडी? यस। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सिर्फ एक ही चीज रहती थी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है? ब्रूम ब्रूम, खुश? 1 2 3 नहीं, ब्रूम ब्रूम बोलो है। बाइनरी से जब आप, पहले मुझे बता दो, रिवाइज करा दो पिछला, क्योंकि किसने बोला था? ज्ञानी ने बोला था ना कि ऐसे पहले पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो क्या करते थे आप? जो ये 1 1 1 0 0 1 1 0 0 इनको 3 के बैच में बांटते थे। yes. फिर क्या करते थे हम? 1 2 4 1 2 4 1 4, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 7। तो ये इसका आंसर। ठीक है, ऐसा आंसर हो गया था। हाँ जी। तो जब वो कोई मेरी क्लास लॉन्च होगी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी ना वजीना। अभी मेरे पास लिंक आया ही नहीं है। तो 11 12 और 13 को मैंने लॉन्च करने को दे दिया है, आने टाइम वाले उस टाइम देते हैं उसको। ठीक है, अभी जो कार्य ध्यान दो। ऐसे ही अभी हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में देखेंगे। हेक्साडेसिमल में लास्ट डिजिट क्या आता है? 15। 15 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7 पे 1 रिमाइंडर, 14 आता है 7 पे, 3 पे आता है 6, 1 रिमाइंडर 1 1। तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिजिट्स बनते हैं इस नंबर सिस्टम में। समझे आप तुम? हाँ, तो इसलिए जो भी कुछ लिखा होता है जो मेरे मन में आता है मैं लिख देती हूँ। ऐसे करके 4 के पेयर बना देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? पीछे से शुरू हो जाएंगे अगेन। 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 1 2 4 8 1 2 4 8। इनको लिख देते हैं, यहाँ का सॉल्व करके इधर ही लिख देते हैं बाइनरी वाले में। और जो, हाँ, डेसिमल में कर रहे थे ना अगर, तो पूरे को कर रहे थे प्लस, लेकिन इसमें 4 4 के पेयर में करते हैं, ऐसा होता है। ये डेसिमल नहीं, क्योंकि बाइनरी से जा रहे हैं हम। समझे? कितना आया? 3 4 12 14। लेकिन 14 तो आएगा नहीं, उसको थोड़ा मार्क कर दिया जाए, गलती ना हो जाए बाद में। यहाँ पे 13 बन रहा है। अब ABCD लिखी जाए, A B C D E F। 10 से स्टार्ट किया जाए, 10 11 12 13 14 15। तो इसका मतलब इसका आंसर है D, इसका मीनिंग है E3। सो दिस इज योर आंसर। आ गई अब समझ?
कैसे काउंट करते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो ज्यादा जब हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो 4 डिजिट्स के बैच बना रहे हैं। उसका रीजन मैंने यहाँ समझाया, बाय 4 डिजिट, क्योंकि 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 डिजिट आते हैं मैक्सिमम, इसलिए। ठीक है, D3 है आंसर वजीना। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल बना तो इसके नीचे 16 लिखेंगे। ठीक है, मेरी आवाज इको कर रही है, उससे कॉमर्स करा लो, ज्यादा इको कर रही है तुम्हारी। और जो ऑक्टल है ना, इसके अंदर आखिरी डिजिट होते हैं 7, और इसको अगर देखेंगे तो 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 पे आएगा 6, इसमें 1 1 1 बना, तो इसलिए इससे पता चला कि यहाँ पे 3 के पेयर बनेंगे। अब समझ आया? ये डी ई कैसे आया भाई, 13 लिखेंगे या ये वाला 3 लिखा, इसमें फर्क क्या है बताओ? कहीं पे 1 और 3 अलग हो, कहीं पे 13 हो, तो नहीं समझ में आ रहा ना। फिर इस वजह से इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद ABCD चालू कर देते हैं, ABCDEF बस। और ये A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 12 13 14 15 होता है, समझे तुम? 13 आया था इसलिए D लिखा, ये देखो और क्या किया हमने, 14 आया था तो इसलिए E लिखा। हाँ, 3 का ऑक्टल तो बन भी सकते हैं। आजरा आपने पिछली क्लास में देखी, यानी कैरी भी पढ़ाई है मैंने। अगर ऑक्टल से बाइनरी आना है तो फिर 5 4 एंड 1 है मान लो, तो इनको अलग अलग लिख दो। वहां पे 3 3 के पेयर बना रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 2 से, यहाँ पे 2 के डिवाइड करके 3 3 में घुसाओ उसको। टू पे 1 रिमाइंडर, 1 पे 0 रिमाइंडर, तो नीचे से ऊपर लिखते हैं ना 1 0 1, 4 3 के पेयर बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 0 0, और 1 का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया 1। लेकिन ये चीज याद रखना, यहाँ पे 3 के पेयर बनाना बड़ा जरूरी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम 0 लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फुल आंसर है। इसका आंसर क्या बन गया 1 0 1 1 0 0 0 0 1, ये इसका आंसर है, समझे? जिसकी आवाज क्लियर है वो ठीक है, जिसकी आवाज क्लियर नहीं है वो बंद करके दोबारा खोले। ठीक है, अभी हमारा क्या बचा है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के मैं लिख दूं 2, आपकी ही नहीं है मैम, है? आवाज आ रही है? सही है। अच्छा, सो यहाँ पर सी, और इधर यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे ही ई और 7। ठीक है, ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल है। अब इससे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, तो इसको अब 2 से ही डिवाइड करोगे, लेकिन अलग अलग। तो 2 के टेबल में 1 पे जाता है 0, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 का ऑक्टल तो बाइनरी 11। अजीरा तुम 3 को ही सॉल्व करना चाहती हो? अच्छा एक मिनट थोड़े रुको, ये मैं करा दूं। तो ये आ गया 1 0, लेकिन यहाँ पर 0 0 4 के पेयर बनेंगे अब। ठीक है, 2 0 एक्स्ट्रा लगा दो, क्योंकि अब हाँ बेटा हेक्सा में है, इसके 4 पेयर बनते हैं। सी कितने पे आता है ये सोचना पड़ेगा, ABC 10 11 12, अभी 12 को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो 6 0 3 0 1 1 1 0 0 आंसर हो गया यहाँ पे। ई का तो अभी निकाला था हमने, 14 था ना, फिर 14 को सॉल्व करें 2 के टेबल में, 7 पे आता है 0, 3 पे आता है 6, 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1 1 1 0, सो सिंपल, कोई गलती नहीं है। 7 को अगर हम सॉल्व करेंगे 2 के टेबल में, 6 आता है 3 पे, 1 रिमाइंडर 1 1 1, लेकिन क्या करूं, इस
के आगे 0 लगानी जरूरी है, ठीक है। अब इसका कंप्लीट आंसर होगा 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1, ये इसका आंसर है, ठीक है। 3 कैसे आया, कौन सा 3 कैसे आया, ये वाला 7 6 आता ना 2 के टेबल में 3 पे, क्या नहीं समझ में आ रहा। ये बेसिक लॉजिक है, आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, तो इसके आगे मैं जितने मर्जी शून्य लगाऊं 50 रुपए 50 ही रहेंगे, तो पॉइंट से पहले हम लेफ्ट साइड में जितनी मर्जी जीरो लगाएं। ऐसे ही 50 पैसे हैं, तो इसके आगे जितने जीरो लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई पॉइंट के बाद वाले में राइट हैंड साइड पे लगाते हैं पॉइंट से पहले, यानी कि नॉर्मल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो लगती है। अब समझ आई, हो रहा है भी, मैसेज आ रहा है। अब वो क्या कह रही है, 3 को क्या करना है, 3 कौन है, कौन था, इसको किस में कन्वर्ट करूं, किसको किस में कन्वर्ट करूं, ये कौन है, ऑक्टल टू बाइनरी। हाँ तो इसको तो ये सिंपल है ना, 2 के टेबल में ये आता है 1 पे 1 रिमाइंडर, 0 1 1 आएगा इसका आंसर, यस, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया एबीसीडी इस तरीके की होती है। टाइम हो गया, अच्छा, थैंक यू सो मच। 0 ऑड है तो 0 ऐड होती है, हाँ क्योंकि जो ऑक्टल है इसमें 3 के पेयर बनते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बनते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम, मीट यू सून। अगली क्लास में जो कॉमर्स वाले हैं 5 बजे और रात को 10 बजे आईसीटी की पेपर 1 की क्लास होगी। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, ऑल द बेस्ट फॉर योर, थैंक यू।